अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और ठंडे ठार इस वक्त मौसम से, क्योंकि अगर आप लाहौर का रुख करें या कराची का रुख करें या फिर आप इस्लामाबाद का रुख करें, हर शहर में इस वक्त हो रही है बारिश। तो बरसात की, मानसून की पहली गुड मॉर्निंग इन कराची जनाब। और जनाब मैं हूं अशफाक इसाक मैं मरिया नकवी। और जनाब आज का मौसम ऐसा सुहाना कि कमाल, जब घर से बाहर निकले तो ये पानी की बरसती बूंदें और उसके बाद सुहाना मौसम। लेकिन फिर उसके बाद हुआ क्या कि इस वक्त शहर में बेशतर इलाकों में बिजली नहीं है, बिजली की छुट्टी। और जनाब उसके साथ साथ जहां पर ज्यादा बारिश हुई, खैर ये जो मनाजिर दिखा रहे हैं ना, इसके बाद दिल नहीं करता कि इंसान क्रिटिसाइज करे। एग्जैक्टली। वैसे तो हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बारिश कराची में, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 15 जुलाई के बाद से। लेकिन हुआ कुछ ये कि आज सुबह एकदम जब आंख उठी, उस पे आज इनफैक्ट आंख नहीं खुली, आज बारिश ने, जो बारिश के कतरे जो हैं, जो बारिश की बूंदें बहुत तेजी से गिरी थी, उससे पहले जी बारिश की बूंदें पड़ते ही जो फीडर जो है ट्रिप होते हैं, फीडर्स के ट्रिप होते ही लाइट जब जाती है, उसकी वजह से आपकी आंख खुली। जैसे ही आंख खुली तो उसके बाद फिर आपको पता चला कि जनाब बाहर तो बरसात हो रही है। अच्छा, कुछ लोग ना, बस औकात ऐसा होता है कि जो लोग हैं ना, वो घर की खिड़कियां में थोड़ी खुली रखते हैं। वो देखते हैं कि जी सूरज निकल आया। और आज बड़े लोगों को धोखा भी हुआ, बहुत से लोग अभी तक उठे नहीं क्योंकि सूरज तो आज निकला ही नहीं। लेकिन हाँ, सुबह 6 बजे से बारिश का ये हसीन मौसम का सिलसिला जारी और सारी। और सिर्फ कराची पर ही ये बारिश मेहरबान नहीं है, लाहौर में भी बारिश हो रही है, इस्लामाबाद शहर में भी बारिश हो रही है। लेकिन हाँ, कोयटा में हम देख रहे हैं कि जो सूरज है, जो आफ्ताब भाई साहब है, वो बिल्कुल दोनों बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे हैं। यानी कि वहां पे धूप काफी ज्यादा है तो वहां पे गर्मी रहेगी। बट सानू की साढ़ा तो एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू इमेजिन द सूरज विद टू आईज, कि देख रहा था कि कैसे वो देख रहा होगा। और स्टोरी यानी सूरज मामा की बड़ी दो आंखों के साथ लंबी सी जुबान दिखाई दे रही थी उसमें से। तो खैर, बात हम करें मौसम की। मौसम है सुहाना और ऐसे में घर से बाहर ना जाना। फिलहाल जिनको नहीं जाना वो ना जाएं, मौसम एंजॉय करें, पकोड़े खाएं। और अगर लाइट है तो सुबह सुबह पकौड़े नहीं खाए जाते। सुबह हमने देखा है कि मैं जब ऑफिस भी आ रही थी तो बहुत सारी जगहों पे हलवा पूड़ियां जो है बहुत सारी जगहों पे हलवा पूड़ियां बिक रही थी। ये सुबह हलवा पूड़ी खाई जाएगी, दोपहर में फिर हम देखेंगे कि चाय के साथ पकौड़े। अच्छा, कल ही मैं देख रही थी, क्योंकि आपको पता है कि कराची में, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सब पाकिस्तान में मवेशी मंडियां जो हैं वो भी सजाई गई हैं। तो कल कराची के वाले से इंतजाम दिस इज गोइंग टू बी एन इशू कि जनाब बारिश की वजह से आज मैं जब बाहर निकला तो आई एम श्योर कि जो दीगर भी हमारे साथी हैं जो कि कुर्बानी के जानवर लेके आए होंगे और रात को उन्होंने उनको बाहर बांधा होगा, कई लोगों ने अभी तक उनके लिए शेल्टर का अरेंजमेंट नहीं किया, तो वो उसकी वजह से उन्हें परेशानी हो रही होगी। और जो मवेशी मंडी है सोहराबगोड की, अगर हम मवेशी मंडी की बात करें जिसकी कैपेसिटी है 6 लाख जानवर की, तो वहां पर अगर बारिश पड़ेगी, बारिश के बाद कीचड़ होगा, तो उसके बाद जो अरेंजमेंट्स हैं वो बड़े बुरे हो जाएंगे। बिल्कुल जी, शो में बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए। विंबलडन में हम देख रहे हैं कि 41 साल बाद जो सिंगल्स की कैटेगरी में खातून ऐश बार्टी वो जीत गई हैं। कल यूरो कप में जनाब हमने देखा कि मैदान तो ऐसा सजा था और यही कह रहा था कि जी ये कप इज कमिंग होम, लेकिन वो होम की जगह हो गया रोम। और एक और चीज भी थी क्या कि नोवाक जोकोविच ने विंबलडन जीतने का फेडरर और नडाल का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। और साथ में पाकिस्तान इंग्लैंड से वनडे मैच हार गया। एक और हार गया, एक और हार गया। और इंग्लैंड भी नहीं जीत सका। 46 साल बाद जो उन्होंने करना था वो नहीं कर सके। कितने खुश हो रहे हैं। जल्दी से टॉप स्टोरीज में नजर डाल लेते हैं। कोरोना केसेस मस्कत आने की शरह 4% से बढ़ गई। वायरस की नई इकसाम परेशान कुन है। वैक्सीनेशन के बाद क्या अब बूस्टर्स की जरूरत है? इम्तिहानी मराकज में दफा 144 काम ना आई, बड़े बड़े दावे धरे रह गए। सिंध में मैट्रिक के बाद 9वीं के इम्तिहान भी कड़ा इम्तिहान रही। तो हमें हराया था ना, अब भुगतो। यहाँ पर हम सब दुआएं कर रहे थे कि हाँ जीत जाए, अच्छा, फरंगी मतलब जीत ना, जाए। अगर ना इंग्लैंड अगर जीत जाता ना तब हमें नुकसान था, ना इटली जीत जाता तब हमें नुकसान है। लेकिन बात है जनाब के यूरो कप में जो बाजी ले गया है वो है इटली। और कल बड़े जबरदस्त किस्म के मनाजर जो हैं वो सामने आए। एंड ऑफ कोर्स जो होम ग्राउंड था वो इंग्लैंड का होम ग्राउंड था और इसमें इंग्लैंड को ऐसा लग रहा था नफ्सियात बरतरी हासिल होगी। कुछ शॉट्स ऐसे सामने आए जिससे हमने देखा कि प्रिंस विलियम केट मिडल्टन, जो उनका बड़ा बेटा, उनके साथ वहां पर मौजूद थे। और जब पहला गोल हुआ, जिस तरीके से एक्साइटमेंट में उन्होंने वहां पर छलांगे मारी, तो वो बड़ा प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा था। फिर टॉम क्रूज, डेविड बेकहम, they were already there. they were there and they were enjoying the match। लेकिन डेविड बेकहम अगर फील्ड में होते और अगर खेल रहे होते इंग्लैंड की तरफ से, तो शायद कुछ
करिश्मा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं था। और टॉम क्रूज जो है वो जाहिर है कि मिशन इम्पॉसिबल की तरह की कोई अगर कोई करतब दिखाते तो हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन ये भी साबित मिशन इम्पॉसिबल की तरह ही हुआ इंग्लैंड के लिए, जो कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आफ्टर 46 इयर्स उनके पास एक बहुत बड़ा चांस है। सो जनाब, यूरो का और फाइनल इटालियन जो अपने पिज्जाज की वजह से, जो अपने इटालियन फूड की वजह से, अपने सूट्स की वजह से जाने जाते हैं, वो जीत गए। बड़ी खुशी हुई मुझे, बहुत खुशी हुई। और हराओ में 2 मैच। चले जी, यूरो का फाइनल के जो सनसनी कल जो फाइनल हुआ था, इसका जो बेसिकली फैसला था वो पेनल्टी शूट आउट्स पर हुआ था, जो इटली ने 2 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया। पहले हमने देखा है कि जी वेम्बल स्टेडियम में खेले गए यूरो के फाइनल में इंग्लैंड के ल्यूक शॉ ने मैच के दूसरे मिनट में इटली के खिलाफ पहला गोल दाग दिया था, और इसकी सेलिब्रेशन प्रिंस विलियम ने जैसे की वहाँ पे, क्योंकि मोस्टली हम देखते हैं कि जब रॉयल्स वहाँ पर मौजूद होते हैं कोई भी मैच देखने के लिए, चाहे वो बैडमिंटन के हो चाहे वो फुटबॉल के हो, वो बड़े कंटेन अपने आप को रखते हैं ना। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि प्रिंस विलियम जिस तरीके से छलांगे मार रहे थे, वो देखने मनाजिर थे। अच्छा, इसके बाद हमने देखा कि इटली के लियोनार्डो, उन्होंने मैच के 67वें मिनट पर जो जवाबी गोल करके मैच बराबर कर दिया, वो भी जनाब आई होप टू एक्सपेक्ट नहीं कर। उसके बाद जनाब 15-15 मिनट दिए गए, लेकिन कुछ ना हुआ। फिर एंड में पेनल्टी शूट आउट्स में बेहतर कारकर्दगी के बायस इटली यूरो कप का नया चैंपियन बन गया। अच्छा, वैसे दिस इज क्वाइट सैड कि जब पूरी टीमें इतना मुकाबला करें, 90 मिनट पहले खेलें, फिर उसके बाद 15-15 मिनट दिए जाएं और उसमें कुछ ना कर सकें और फिर बाद में ये गोल हो जाए। तो बहरहाल ये तो खेल के मैदान से खबर थी। सेहत के मैदान में हो क्या रहा है कि जनाब, हम बात कर रहे हैं, मैं और मदीहा नकवी मुसलसल यहाँ पर बैठ के आपको बताते हैं कि जनाब कोरोना वायरस खतरनाक है, उसकी म्यूटेशंस आ रही हैं। हम मुख्तलिफ माहिरीन सेहत से बात करते हैं और कितने 39,000 बिल्कुल जी अकसाम में ये तब्दील हो सकता है, अपने आप को चेंज कर सकता है। ये अभी तक की उस हवाले से जो रिसर्च है वो ये बताती है। बिल्कुल, जब जो नया इंडियन वेरिएंट आ गया, जो डेल्टा वेरिएंट की भी मुसलसल बात करें, लैम्डा भी आ गया था, अब एक और भी आ गया, फिर अब एक और जो वेरिएंट है वो भी आ गया है। उससे निपटने के लिए वैक्सीन के बाद अब बूस्टर्स भी लगाए जा रहे हैं। मुल्क में 1 माह बाद केस मस्बत आने की जो शरह है वो एक बार फिर से हम देखने के 4% तजावुज़ कर गई है, क्योंकि पिछले दिनों हम देख रहे थे कि जो मस्बत केसेस की शरह थी वो समहाउ 2 थी, 2.1 थी, 2.12 थी, लेकिन एकदम से ये शरह बढ़ी है। और गिलगित में आपको याद है 37% तक पहुंच गई थी। स्पेसिफिकली हमने देखा कि जो सयाहत वहाँ पे खुली थी, उसके बाद यहाँ से जो टूरिस्ट गए थे तो वो अपने साथ भी वायरस लेके गए थे, बहुत सारा वायरस वो लेके वापस अपने शहरों को भी आए। अगर हम इस वक्त प्रोविंशियल जो हम करंट स्टेटस की बात करें तो बलूचिस्तान में जो शरह है वो 9.4 और सिंध में 4.4% रिकॉर्ड की गई है। और आलमी इदारा सेहत ये कहता है कि जो डेल्टा वायरस है ये 90 से ज़्यादा ममालिक तक पहुंच चुका है। बहुत अलार्मिंग बात। और जनाब एक और चीज़ हो रही है कि अब चूंकि इस मामले पर जो वैक्सीनेशन का मामला है, उस मामले पर रिसर्च जो है वो अभी इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। तो उसमें हो ये रहा है कि मुख्तलिफ मुल्कों में, जिसमें जर्मनी शामिल है, इसके साथ साथ दीगर मुल्क हैं, उसमें लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक कुछ अरसे बाद दोबारा कोई दूसरी वैक्सीन लगाने की भी इजाज़त दे दी है कि मिक्स लगवा लें। अब आप सोचिए ज़रा कि फाइजर ने बूस्टर तैयार करने शुरू कर दिए हैं, यानी कि जो पहली दूसरी डोज के बाद वो बूस्टर भी लगवाएंगे। और यहाँ पर हम जैसे लोग बैठे हुए हैं, ये साइनोफार्म, ये साइनोवैक, हमने 2 डोज लगवा लिए हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो चाइनीज वैक्सीन हैं, क्या उनके भी बूस्टर्स बनेंगे, बिल्कुल क्या तरीकेकार होगा, क्योंकि बूस्टर्स उन्हीं वैक्सीन के जमन में यही इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जिनको इम्यूनिटी दें डेल्टा वायरस और नए वेरिएंट्स के खिलाफ। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। मारूफ डॉक्टर अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू बाखबर सवेरा। ये कहेगा कि मुल्क में कोरोना केसेस जो है उसमें मस्बत आने की शरह एक बार फिर से 4% से बढ़ गई है। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि चौथी लहर का खतरा फिर हमें लाहक इस बार? जी, ये चौथी लहर अब शुरू हो गई है और ये जो तेजी से अब दोबारा बढ़ रहा है, इसमें काफी हद तक जो है ये डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट जो भारत से शुरू हुए थे उनका हाथ है। और ये जिस मुल्क में गए हैं वहाँ छा गए हैं ये वाले वेरिएंट। और ये इंडिया में देखा, आपने पिछले महीने में देखा होगा कि दिल्ली में और दूसरे इलाकों में क्या क़यामत का समा था, वो यही डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही था। और अब पाकिस्तान में भी ये वेरिएंट मुख्तलिफ शहरों में पहुंच चुका है और डिटेक्ट हुआ है और यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है, क्योंकि ये वेरिएंट जो है ये कई गुना ज़्यादा तेज़ी से फैलता है और इससे अमवात भी कहीं ज़्यादा हो रही हैं बनिस्बत जो अल्फ़ा, बीटा, गामा दूसरे वेरिएंट जो थे जो पाए गए हैं, जो बरतानिया से आए थे या साउथ अफ्रीका से या ब्राज़ील से। तो ये वाला जो वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इस वजह से क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन अभी वैक्सीनेट भी नहीं हुई, तकरीबन 95% से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी वैक्सीनेशन हुई नहीं है अभी तक।
तो जिसकी वजह से अब खतरा और भी बढ़ गया है, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं है आपके पास सिवाय एसओपी को फॉलो करने के लिए, सिवाय इसके कि आप दूर रहें और सिवाय किसी के पास न मिले। खासतौर पर जो बकरीद अब सामने आ रही है, इसमें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि यह बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इंडोनेशिया में देखा हमने, बरतानिया में, अमेरिका में, जहाँ जहाँ ये पहुँचा है, इसमें पिछले वेरिएंट्स को दबाकर और खुद छा गया है। और पाकिस्तान में भी इसी तरह की सूरत हाल खुदा न खास्ता ना हो जाए, इस वजह से हमें बहुत एहतियात करनी तो पड़ेगी। डॉक्टर, सवाल हमारे जहनों में भी है, जो लोग भी जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में जो दस्तयाब वैक्सीनेशन हो रही हैं, जो वैक्सीन यूज़ की जा रही हैं, तो ये मुख्तलिफ जो वेरिएंट्स हैं, लैम्डा हो गया, डेल्टा हो गया, इंडियन हो गया, क्या इनके खिलाफ मौसर हैं? एक हद तक तहफ़्फ़ुज़ में होगा आपका, क्योंकि जैसे जैसे ये इसके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही है, वैसे वैसे वैक्सीन की जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी कम होता जा रहा है। और क्योंकि जो शुरू में जितने क्लिनिकल ट्रायल्स हुए थे वो चाइनीज़ वायरस की बुनियाद पर हुए थे, और अब ये स्ट्रक्चर में खासी तब्दीलियाँ आ गई हैं। लेकिन फिर भी शदीद बीमारी से ये आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि जो वैक्सीन हैं ये सारी खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इस वजह से अगर वैक्सीन लग सकती है, जो भी वैक्सीन लग सकती है, आपको लगवानी चाहिए, और इससे यकीनन आपको एक हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। कोरोना वायरस फिर भी हो सकता है आपको, लेकिन उसकी शिद्दत कम होगी और आपको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर वैक्सीन मिल रही है तो आप ज़रूर लगवाएं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वैक्सीन इस क्वांटिटी में अवेलेबल ही नहीं है कि आप 20-22 करोड़ अफराद को ये वैक्सीनेट। चलिए, अल्लाह करे डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीन के वाले से आप बात, वैक्सीन भी बड़ी तादाद में लोगों के लिए अवेलेबल हो, लेकिन अब तो वैक्सीन के बाद हम देख रहे हैं कि बूस्टर्स भी लगाए जा रही हैं, ये कितने मुफीद हैं? बूस्टर जो है वो उन लोगों को के लिए मुफीद है जिन लोगों को पहला डोज लग चुका है, पहली दूसरी डोज, और कुछ वैक्सीन की 2 डोजेज लगती हैं। उसके बाद अगर बूस्टर आप लगाएं तो उससे प्रोटेक्शन जो है ये फाइजर और एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना वगैरह में देखा गया है कि उससे प्रोटेक्शन आपकी बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि आपकी 95% आबादी जो है उसको तो पहला डोज भी नहीं मिला है अभी। तो बूस्टर का तो सवाल बाद में पैदा होता है। पहले तो आप 70-80% अपनी आबादी को पहली और दूसरी डोज से कवर करें, फिर बूस्टर की सोचें। हाँ, अगर आपको 2 डोज लग चुके हैं और आपको बाहर जाना है, ट्रेवल करना है, और फाइजर या एस्ट्राजेनेका वगैरह अवेलेबल है आपके लिए, तो आप ज़रूर लगवा लीजिए बूस्टर डोज, उससे आपकी प्रोटेक्शन बढ़ जाएगी। लेकिन ये एक बहुत महदूद पॉपुलेशन के लिए ये बात एप्लीकेबल होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने तो पहली और दूसरी डोज लगवाई नहीं है अभी तक। तो बूस्टर डोज का तो बाद में सवाल पैदा होता है। एक और फैक्ट वो बहुत मैटर करता है कि ये जो वायरस है ये मुसलसल अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, उसके मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो वैक्सीन के साथ साथ और किन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए? बाकी वैक्सीन जो है वो तो सबसे अहम है। अगर वैक्सीन आपको मिल सकती है तो आप जो भी वैक्सीन मिल रही है आप लगाइए। लेकिन अगर वैक्सीन आपने नहीं लगवाई हुई भी है, तो भी आपको एहतियात बरतनी है, जिसके अंदर नंबर 1 लोगों से दूर रहना है, नंबर 2 मास्क पहनने हैं, 1 या 2 मास्क पहन सकते हैं आप, नंबर 3 हाथ बराबर धोते रहना है, नंबर 4 किसी ऐसे कमरे में नहीं जाना जिसमें कई लोग बैठे हों, और वो भी सब लोगों को आपको तंबीह करनी है कि प्रोटेक्शन करें। बकरीद के ऊपर आपको गले किसी से नहीं मिलना, बल्कि दूर से सलाम अलैकुम या ईद मुबारक कहना है, करीब से नहीं मिलना। और जो भी SOPs यानी हैं, कि वही डॉक्टर साहब, जिसके वही अंदर बात के एहतियात और सिर्फ एहतियात हमें यही करना है, ताकि हम खुदा ना खास्ता दोबारा से चौथी लहर जो है, जो आपने जिसका कहा कि आगाज़ हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि कौन फिर उसके शिकंजे में आ जाए। जी, लेकिन एहतियात ही नहीं कर रहे, मतलब सब कुछ होने के बावजूद, कहने के बावजूद। और ये बड़ा अहम पॉइंट है कि हम इस मामले पर तो बात कर रहे हैं कि जनाब 1 करोड़ आबादी को लग गया, लेकिन अभी तक बेशतर आबादी हमारे मुल्क की ऐसी है जिसको पहला डोज भी नहीं लगा है। तो जाहिर है कि वैक्सीनेशन आपको इम्यूनिटी दे रही है, बट वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि उस जो आपको, चाहे आई एम फुली वैक्स्ड, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मैं वायरस कैरियर तो हो सकती हूँ, मैं वायरस लेके किसी और को वायरस तो आगे मुंतकिल नहीं। कर और सकती एक हूँ। और चीज़ भी है कि ये वैक्सीन्स जो हैं इनके अंदर 2 तरह की एफिकेसी होती है। एक तो ये है कि आपको वायरस नहीं होने देना, दूसरा ये है कि वायरस अगर आपको इंटरेक्ट कर गया है तो उसके बाद जो सिवियरिटी है
यानी कि उसको ARDS, रोकती है, हाँ। ARDS यानी कि जिसमें आपके फेफड़े जो हैं वो बिल्कुल वेंटिलेटर तक चले जाते हैं, उस सिचुएशन से आपको बचाती हैं। तो ये वैक्सीन में ये 2 फैक्टर्स होते हैं जो काम करते हैं, लिहाजा करवा लें वैक्सीनेशन, मास्क पहने, एहतियात करें। बिल्कुल, जो ये कोरोना की वजह ही है जिसकी वजह से इस बार भी पाकिस्तानी और बहुत सारे ममालिक के जो लोग हैं वो हज करने से कासिर हैं। लेकिन सऊदी वजारत हज उम्रा ने मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन हज के इस्तकबाल की तैयारियां भी मुकम्मल कर ली हैं और सऊदी शहरों से मक्का मुकरमा आने वाले आज़मीन के काफिलों का इस्तकबाल करने के लिए 4 मराकज़ भी कायम किए गए हैं। जनाब, और इसके साथ साथ हर हाजी के लिए रहनुमाई चार्ट भी मुहैया किया जाएगा। आज़मीन को मखसूस बसेस के ज़रिए मक्का मुकरमा से मशार मुक़द्दसा पहुँचाया जाएगा। इस साल सिर्फ सऊदी शहरी और सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की 60,000 अफराद फ़रीज़ा हज अदा कर सकेंगे और हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा सोचिए कि कहाँ 30 लाख के करीब 20 लाख से ऊपर लोग हज करने के लिए जाते थे और इस दफ़ा 60,000 और गुज़िश्ता साल उससे हज हो ही नहीं सका था। तो दैट बिल्कुल इज़ जी। वेरी अनफॉर्चुनेट। आई होप कि ये सिचुएशन जो है वो बेहतर हो जाए और इंशाल्लाह हम लोग भी हज कर सकें। खैर जी, आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात करते हैं तलबा के मुस्तकबिल के हवाले से। तलबा का मुस्तकबिल हम देख रहे हैं कि खटाई में पड़ गया है। वो इस वजह से क्योंकि जो मैट्रिक के इम्तिहानात जिनका आगाज़ हुआ था वो हो गया नकल की नज़र। इम्तिहानात में नकल का सिलसिला नहीं थम सका और इम्तिहानी मराकज़ में गैर मुतल्लिक़ अफराद से दाखिले और फिर मोबाइल फ़ोन्स पर पाबंदी के बावजूद हम ये देख रहे हैं कि पर्चा जो है वो एग्जैक्टली एग्जाम से 15 मिनट पहले आउट हो जी। जाता है और व्हाट्सएप पे वो हर एक के पास होता है। और क्योंकि WhatsApp। देखिए इस बार तो ज्यादातर सवालात ही MCQs की फॉर्म में है। जनाब, और उसके अंदर ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं, ऑप्शनल मज़ामीन हैं, MCQs हैं और जनाब आपके लिए बड़ी आसानी है। और नंबरिंग के हवाले से हम पहले ही बता चुके हैं कि जनाब आपने 28, 29, 30 भी ले लिए या हो सकता है उससे भी कम ले लिए तो आपको ग्रेस फिर भी मार्क्स आपको 33 मिल देके जाएंगे। आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक प्रोसेस है जिसमें आपको हिस्सा लेना है। लेकिन 2 तरह के, एक तो तलबा की जानिब से ये किया जा रहा है, दूसरी जानिब जो इंतजामिया है, जो अमला है वो भी नाअहल है कि उनकी जानिब से तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल तो जो बहरहाल- अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ये कहते हैं कि तमाम इम्तिहानी मराकज़ और पर्चों की तकसीम रेंजर्स की सपोर्ट की जाए। नौजवान नस्ल की हौसला शिकनी करने वाले किसी रियायत की मुस्तक नहीं है। और दूसरी जानिब चेयरमैन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची सैयद शरफ अली शाह, इन्होंने जो कहा है भाई उससे तो उम्मीदें और कम होगी। वो कह रहे जी कि मैट्रिक इम्तिहानात में नकल को रोकना इख्तियार में नहीं है और हमें कैसे पता चलेगा कि किस इलाके से पर्चा आउट हुआ है। सदके जाएं इनकी बातों पे। बहरहाल क्या कर सकते हैं, तो सिंध असम्बली में ऑप्शन लीडर हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर जरा फरमाइएगा कि नकल तो हो रही है, आप ये कहते हैं कि जनाब रेंजर्स को तैनात कर दिया जाए और जो चेयरमैन बोर्ड हैं उन्होंने तो अपनी बेख्तियारी जाहिर कर दी, कहते हैं हमें पता ही नहीं चलता क्या करें। तो क्या सोल्यूशन निकाला जाए इसका? देखिए अल्टीमेटली मैं उस पर आता हूँ, रेंजर्स की जो मैंने बात की है, लेकिन ये यहाँ तक हम पहुँचे क्यों है ना कि इस हद तक जो हम पहुँच गए हैं कि हमारे सर शर्म से झुक गए हैं कि पर्चा है कि रुक ही नहीं पा रहे, हर जगह से आउट हो रहा है और तबाही का जो तालीम की तबाही है वो इस दौरान देखी जा सकती है। उसका अलमिया हमारे पास ये है सिंध में कि जो हमारे वज़ीर तालीम है वो अभी तक लगता है ज़ेर तालीम है। तालीम के अलावा हर टॉपिक पे उनसे बात करा लीजिए, उनसे PIA पे करा लीजिए, पुलिस पे करा लीजिए, IG पे करा लीजिए, कश्मीर में करा लीजिए, गिलगित बल्तिस्तान पे करा लीजिए, लेकिन नहीं करनी तो ना तालीम पे तवज्जो देनी है ना तालीम को नज़र में रखना है। और उसके बाद जो एडवाइज़र साहब हैं हमारे, वो माजरत के साथ कहूँगा कि शायद उन्हें होश नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी भी जिम्मेदारी आती है। जो एडवाइज़र फॉर बोर्ड्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन दोनों की वजह से आज हम यहाँ पहुँच गए। और अब क्यों ना मैं कहूँ कि इसको रेंजर्स के हवाले किया जाए। ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ये हमारे फ्यूचर का मामला है। बाकी तो आप अक्सर हम बताते ही रहते हैं कि कितने हज़ार स्कूल हैं, कितने बंद पड़े हैं, किसमें क्या नहीं है, लेकिन अब अगर स्पेसिफिक बात करें तो ये लोग नकल रोकने में कामयाब हो गए, नाकाम हो चुके हैं। इसलिए वजह ये है कि सब नाअहल लोग हैं, टीचर सिफारशी हैं, बोर्ड के लोग सिफारशी हैं, उनको सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है। पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज्ड है, पुलिस इसमें शामिल हो जाती है। इस माफिया के अंदर इन्विजिलेटर से लेकर सोल्यूशन क्या लगता है? देखिए एक तरफ आप कह रहे हैं कि रेंजर्स को तलब किया जाना चाहिए क्योंकि जो नकल रोकना है वो आम लोगों के तो बस में नजर आ नहीं रहा, पर्चा रोज आउट हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे तलबा भी हैं उन्होंने नए गैजेट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया नकल को मजीद बढ़ावा देने के लिए। देखिए रोकेगा ना कोई, ठीक है, हर जगह मोबाइल फोन रोके जा सकते हैं ना, या आप चेक कर ले, तलाशी ले, कहाँ रख के लाएंगे अगर, लेकिन कौन रोकेगा? पुलिस वाला रोकेगा, चौकीदार रोकेगा, सब इसमें शामिल है। पैसे भी चल रहे हैं, भत्ते बंद गए इस वक्त। तो कौन सा सेंटर महंगा है, कौन सा सेंटर सस्ता है, बहुत
बहुत कुछ देखने में आ रहा है। पेपर आउट का रेट क्या है, अच्छा। व्हाट्सएप पे मिलने का रेट क्या है, और ये सब इसमें शामिल है। मैं कहता हूँ लाहौल वाला कुव्वत जो इस वक्त तालीम के साथ हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि जब सैलाब में रेंजर्स को बुलाना पड़ता है कि जी पानी डूब जाएगी, तो हमारा मुस्तकबिल डूब रहा है। हम हर किसी भी मुसीबत लेकिन में हलीम होती आदिल है, शेख साहब, रेंजर आपको आ भी जाती इल्म है, होगा कि फौज आ जब जाती है। आप इस एजुकेशन प्रोसेस से निकल के गए तो हमें तो ये बताया जाता था कि जनाब ये बेस है आपकी, और बोर्ड के इम्तिहान बहुत सख्त होते हैं, वहां पर तो परिंदा पर नहीं मार सकता। और यहाँ पर जिस तरह से खुलेआम नकल हो रही है, ये तो मतलब दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं कि आपकी बेस ही इस कदर खराब होगी तो ये देखिए- मुस्तकबिल के मेमार हमें कैसे मिलेंगे? हल बताइए इसका कि क्या है। देखिए, जो मुस्तकबिल के मेमार को बनाने के लिए जो मेमार जिन्होंने बनाना है, उनका स्टैंडर्ड आपने देखा है सिंध में? टीचर्स आपने देखे हैं? साइंस टीचर्स को पानी का फार्मूला नहीं आता, किसी को तराना नहीं आता। इशू ये है कि सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा। सिंध में तमाम इदारों के साथ साथ तालीम भी हमारी तबाह हो चुकी है और कोई अपनी जिम्मेदारी महसूस करने को तैयार नहीं है, ना सिंध हुकूमत। अल्टीमेटली सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि वज़रा साहिबान जो हैं, जिन दोनों की जिम्मेदारी है, वो वहाँ पेपर आउट हो रहे थे और वो कहीं और घूम रहे थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक कोई ख़ास एक्शन होना चाहिए और इन तमाम इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाई कोर्ट की जज की सरबराही में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह इस दफ़ा जो बूटी में पर्चा आउट होता था, क्या तरीक़ाकार था, और रेंजर्स को साथ रखा जाए। मैं ना कहता हूँ और कोई इलाज है नहीं। सारे हमारे सिंध हुकूमत के जो इदारे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, बोर्ड्स के लोग हों, एजुकेशन के लोग हों, पुलिस के लोग हों, और वो सब इसमें शामिल हो चुके हैं। और हमारा मुस्तकबिल मुझे तबाह होता नज़र आ रहा है। मुझे अपने सिंध की जानिब से, मुझे अपने बच्चों का मुस्तकबिल, मुझे सिंध का मुस्तकबिल इस निज़ाम के तहत चलते हुए इन बीमारों को क्या सिखा रहे हैं। आप बिल्कुल। देखिए हलीमा खुद साहब, हम ये देख रहे सिर्फ हैं और सिंध कोई का एक्शन मुस्तकबिल हो नहीं है, ये सिर्फ सिंध के बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है। मेरे ख्याल से पहले तो हम जब बात करते थे जी, अभी हम गैजेट्स की बात करें, जब गैजेट्स नहीं होते थे तो बुक्स वो लेकर आ जाते थे। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूरत इस अमर की भी है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट आगे लिया जाए वो इतना सख्त लिया जाए कि इसमें तो उन्होंने बड़ी आसानियां पैदा की थी। मैट्रिक के पेपर इजी होंगे कैसे? उसके अंदर यही बच्चे आएंगे जनाब मीडिया लेकिन पे वो आके यूनिवर्सिटीज के हमदर्दियां समेटेंगे, उनके वालिदैन कहेंगे कि ये देखें हमारे बच्चों ने नंबर दिए, ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें हमारे साथ ज्यादती हो रही है। पॉइंट इज कि नकल पहले भी होती थी, नकल अभी भी होती है। पहले बूटियां यूज की जाती थी, पहले मुख्तलिफ तरह के फर्रे इस्तेमाल किए जाते थे। अब उसको साइंटिफिक फॉर्म, ये ऑनलाइन एजुकेशन का एक और तोहफा कि उसके अंदर जनाब बच्चे मोबाइल लेके जा रहे हैं। और जिन लोगों को रोकना चाहिए, जिन लोगों को रोकना चाहिए, वो लोग खुद उसमें मुलव्विस हैं, क्योंकि उनकी कमाई का एक बड़ा जरिया ये है। आप सोचिए कि बोर्ड के चेयरमैन कह रहे हैं कि ये हमारे इख्तियार में कुछ है ही नहीं। और साथ में ये कह रहे थे, जब हमारे पास यहाँ पर तारिक शाह साहब भी आए थे, जो कि प्राइवेट स्कूल से इनका ताल्लुक था, तो वो कह रहे थे कि भाई जहाँ पर इंडिविजुएटर्स हैं उनको रोज के बिना पे ये 100 रुपए जाते, जब फिर उनको ज्यादा पैसे कहीं से मिल सकते हैं तो ऑफ कोर्स हमने देखा है कि वो फिर क्यों ना इस तरह के कामों में आए। लेकिन सख्त से सख्त जो है वो यहाँ पे सजा देनी चाहिए इंडिविजुएटर्स को, और उनकी नौकरी खत्म कर देनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि 1 या 2 दिन के लिए मुअत्तल करें। हलीम आदिल शेख हमारे साथ मौजूद थे, इनका बहुत ज़रा शुक्रिया। और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे जो वजीर तालीम है सिंध के, वो खुद ज़ेर तालीम है जी। तो उन्होंने बड़ी बात कर दी जनाब। लेकिन तलबा का मौसम भी बड़े खटाई में जी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। और अब तज़किरा रंगीले और सुहाने और हसीन और दिलकश मौसम का। क्या बात है जी। आज जैसे हम सुबह हमने कहा भी आपको कि हमारी आज जो आंख खुली है सुबह, वो बारिश की बूंदों की आवाज़ से, जो तेज जो बारिश, जो जोर से बारिश बरसी थी उसकी आवाज़ से हुई। तो कैसा मंजर है जनाब इस वक्त कराची के, जानेंगे। हिना दीदार हमारी नुमाइंदा हमारे साथ होता है। हिना ये बताएगा कि आज सुबह तो मौसम ने वेरी गुड मूड कर दिया, सो अब आगे भी हमारा मूड कितना वेरी गुड रहेगा इन बारिशों की वजह से? बिल्कुल मदिया, हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से पीएमडी ने जो प्रेडिक्शन की थी उस हिसाब से तो 15 से मानसून का आगाज़ होने वाला था कराची में। लेकिन कराची वाले काफ़ी फॉर्चुनेट रहे कि वक्त से पहले ही मानसून की बारिशों का आगाज़ हो गया। आज सुबह सवेरे ही तेज़ बारिशें हुई कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, कहीं हल्की बारिश हुई और उसके बाद जो मौसम खुशगवार हो गया। शहरी अपने छतों पर निकल कर बारिश को इंजॉय करने लगे। मौसम बहुत हसीन हो चुका था। और अगर हम बात करें कि कहाँ कितनी ज़्यादा बारिश हुई है तो सरजानी में सबसे ज़्यादा 2.8 मिलीमीटर हुई है, जबकि गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि अरेबियन सी में मॉइस्चर डेवलप होने के बायस जो है मानसून का जो आगाज़ है वो पहले ही हो गया। इंटीरियर सिंध में प्रेडिक्शन थी कि इंटीरियर सिंध में कराची से पहले बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी।
पाएंगी, लेकिन कराची वालों की किस्मत अच्छी थी कि आज सुबह सवेरे जैसे ही सुबह का आगाज़ हुआ, एक हसीन सुबह का आगाज़ हुआ तेज़ बारिशों के साथ, और काफ़ी वक्त से 5-10 मिनट तक बारिशें होती रही अच्छी खासी, कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिशें हुई, और शहरी जो दफातर को निकल रहे थे कुछ वक्त के लिए वो ठहर भी गए कि पहले बारिश थम जाए और उसके बाद अपने दफातर की जानिब रवां हो जाएं। तो इस वक्त तो मौसम काफ़ी मुतदल हो गया है, और महकमा मौसमियात का मज़ीद ये भी कहना है कि आज शाम को भी हल्की बारिश के इम्कान है। तेज़ बारिश तो महकमा मौसमियात नहीं कह रही, लेकिन अब शाम को ही हम खुद देख पाएंगे कि तेज़ बारिश होती है या हल्की बारिश होती है, या कराची वालों के लिए एक बार फिर बूंदाबांदी का सिलसिला होता है। मज़ीद महकमा मौसमियात का कहना है कि 16 अभी सिचुएशन इन टर्म्स के बाकी सड़कों वड़कों पर रावी बस सब चैन ही चैन लिख रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पानी खड़ा तो नहीं है, कोई मुश्किल तो नहीं? बिल्कुल, कुछ चंद इलाकों में हमें शिकायतें आ भी रही हैं कि पानी खड़ा हो चुका है, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि इतनी तेज़ बारिश नहीं हुई है और ज़्यादा तवील वक्त के लिए नहीं हुई है, तो ज़्यादातर जो शारा हैं वो क्लियर हैं। कुछ चंद इलाके हैं जैसे गलियों जहाँ होती हैं, जहाँ पर पानी का निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे कीचड़ और पानी की सूरत हाल है, बट ज़्यादातर जो एरियाज़ हैं वो क्लियर हैं। और साथ साथ 16 तारीख के रात तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लाइट रेन होती रहेगी। महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। हमाइंदा हिना दीदार हमारे साथ मौजूद थी। वो कह रही थी कि अभी तो जो मौसम है वो थोड़ा मुअत्तल हो गया है, लेकिन शाम में फिर कहा जा रहा है कि शायद पड़े फुहार, और जब फुहार पड़ेगी तो फिर चलेंगे जनाब चाय की महफिलें। एग्जैक्टली, फिर वही दौड़ दौरा होगा पकौड़ों का, दही बड़ों का, चना चाट का। अगर ऐसा हो तो। जी जी, जरूर जरूर। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं और अब जरा सियासी गहमा गहमी के हवाले से बात कर देते हैं। सियासी टेम्परेचर के हवाले से बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि 25 जुलाई को होने जा रहे हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं जनाब कि कौमी सियासत का काफ़ी मरकज़ बना हुआ है। हर पॉलिटिकल पार्टी बड़े बढ़ चढ़ के बयान दे रही है, अपनी कैंपेन चला रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम छोड़कर, या हम कह सकते हैं उन्होंने इंतखाबी मुहिम को लगाई है ब्रेक, और वो रवाना हो गए हैं अमेरिका, जहां से उनकी वापसी एक हफ्ते बाद होगी, और जिस पर हम देखते हैं कि हुकूमती हलकों में बड़ी हलचल है। समहाउ हुकूमती हलकों में बड़ी हलचल है, और आपको याद है कि जब जो बाइडन की तकरीब हल्फबरदारी थी उस वक्त भी उनको इनवाइट भेजा गया था, लेकिन नहीं गए थे। बहरहाल मरियम नवाज साहिबा अवामी इज्तिमात से खिताब कर रही हैं, और गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने आज़ाद कश्मीर के इलाके हटियाबादा में खिताब किया, और हस्ब रिवायत उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को तनकीद का निशाना अब बनाया है। क्या उनका कहना था, आपको ज़रा दिखाते हैं। पाकिस्तान इस वक्त सिर्फ एक ही इंसान खुशहाल है, उसका नाम है इमरान खान। ना उसको आटे की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसको महंगे घी से कोई फर्क पड़ता है, ना उसको चीनी की लाइनों में लगना पड़ता है, ना उसको 1 किलो चीनी के लिए अंगूठे पे निशान लगाना पड़ता है, ना उसके घर में लोड शेडिंग होती है, ना उसकी कोई कारोबार है, ना तिजारत है जिसमें उसको फर्क पड़ता हो। पाकिस्तान का हर तबका रो रहा है। क्या आप चाहते हो कि वही वाली जो तबाही और नालायकी और नाअहली है, वही वाली सिलेक्शन वो आजाद कश्मीर में दाखिल हो? अगर कोई वोट चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उसको छोड़ना नहीं। और दूसरी जानिब मरियम नवाज के बयान पर रद्द-ए-अमल में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि मरियम नवाज ने कश्मीर में भारत की जबान बोली। शरीफ खानदान की रगों में कश्मीरी खून होता तो मोदी से साड़ियां ना लेते। झूठ बोलना मरियम सफदर साहबा का पुराना काम है, आज वही काम वो कश्मीर में कर रही थी। आज उन्होंने नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर जो लंदन में खिंची हुई थी उसको फोटोशॉप करके अपनी तस्वीर के साथ उसको कश्मीर की तस्वीर बना के दिखाने की कोशिश की। आज उन्होंने ये कहा बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर को सूबा नहीं बनने देगा। ये वो झूठ है जो बॉर्डर के पार हमारा दुश्मन बोलता है। पाकिस्तानी वजीर आजम के बारे में, स्टेट के बारे में वही अल्फाज ये इस्तेमाल कर रही हैं जो सरहद के पार दुश्मन इस्तेमाल करता है। जब आप कश्मीर में भी हार जाएंगी तो आप बहुत जल्द दोबारा धांधली का रोना रोएंगी। और जनाब सुबह सुबह सियासी सूरत हाल पर तजिया ले लेते हैं। मजहर अब्बास साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर अब्बास साहब। जी वालेकुम सलाम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। फरमाइएगा कि ये जो कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? बयानात तो बड़े तुंदो तेज हैं, लेकिन नजरियाती सियासत है या कुछ लो या कुछ दो की बुनियाद पर पार्टियां चेंज हो रही हैं वहाँ के लीडर्स की जानिब से? देखिए, अच्छे खासे मौसम में आपने कितना संजीदा सवाल कर दिया। और अभी
आपने कहा कि सुबह सुबह हमारी आंखें खुली हैं, हम लोगों की आंखें तो खुल गई, जिनकी खुलनी चाहिए उनकी नहीं खुली आंखें कराची को देख के। अभी बात बारिश है, नहीं हुई है ज्यादा, जो बात वरना है। खुल जाएगी। ये शुक्र करें कि ज्यादा बारिश हाँ नहीं जी। हुई है। लेकिन खैर आपके सवाल पे देखिए, सियासत हो रही है बुनियादी तौर पे। दायरा कश्मीर में इलेक्शंस हैं, मुस्लिम लीग नून की वहाँ हुकूमत है, और बहुत से मुस्लिम लीग के लोग जो है वो पीटीआई में शामिल हो गए। अब ये भी अजीब गरीब बात है, हवा कि का रुख हमारे यहाँ- देख के। हाँ, हवा का रुख देख के बस जो है वो होते हैं, और उनसे कोई पूछा भी नहीं जाता कि भाई पहले उधर क्यों थे और आज आके वो वही जबान बोलते हैं। तो ये पॉलिटिक्स होती है। बाकी मरियम नवाज साहिबा जो जाहिर है लगता यही है कि शहबाज शरीफ के बजाय मरियम नवाज को कश्मीर का टास्क दिया गया है, कश्मीर के इलेक्शन का। मैंने जो वहाँ लोगों से बात की है, मुझे लग ये रहा है कि शायद हंग पार्लियामेंट वहाँ आएगी। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि तीनों जमातें एक दूसरे पे हमला आवर हैं। बिल्कुल। और जब हंग पार्लियामेंट आएगी तो किसी दो जमातों को एक साथ इत्तेहाद बनाना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर वो थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे और अपनी तकारीर सुनेंगे तो मैं हैरान होऊंगा कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद बनता है, फर्ज करें जाहिर है तो नशिस्तों पर होगा, किसी को सिंपल मेजॉरिटी मिल गई तो ये मसला नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं मिली तो उसे सपोर्ट चाहिए होगी, उसे आज़ाद उम्मीदवारों की भी सपोर्ट चाहिए होगी, और शायद दो पार्टियां मिलकर गवर्नमेंट बनाएं। इन चीज़ का इम्कान है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीटीआई के लिए बड़ा मुश्किल होगा पीपल्स पार्टी के साथ या मुस्लिम लीग नून के साथ जो है गवर्नमेंट बनाना। लेकिन दिलचस्प इलेक्शन है। मरियम नवाज एग्रेसिव हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, लेकिन उन्हें ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए जैसे कल उनकी तकरीर में था। क्योंकि जब ये बयान देते हैं तो मैं कभी सोचता हूँ कि क्या मरियम नवाज साहिबा ने कभी लाइन में लग के आटा लिया है, या बिलावल भुट्टो ने कभी लाइन में लग के जो है वो राशन लिया है, या इमरान खान ने कभी लाइन में लग के राशन लिया है। तो ये हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो मुझ पे खुद अप्लाई ना होती हैं। बिल्कुल। मेरा ख्याल है बाकी जो तनकीद है कश्मीर पे किसने क्या किया, कश्मीर पे माजरत के साथ किसी ने कुछ नहीं किया, वरना आज हमारी कश्मीर की पॉलिसी बड़ी मुख्तलिफ होती। हमने हमारी कश्मीर कमेटी उठा लें, हमारे बयानात उठा लें, हमने डिप्लोमेटिकली हमें बहुत फेलियर्स हुए हैं, हम एक अच्छे मुकदमे के बड़े कमजोर वकील रहे हैं, और यही सूरत हाल रही है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कश्मीर के इलेक्शन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जाहिर है मुस्लिम लीग नून की राजा फारूक हैदर साहब की गवर्नमेंट है, उनकी गलत पॉलिसी या सही पॉलिसी पे डिपेंड या उनको इख्तलाफ करना चाहिए, लेकिन हम एक नेशनल पार्टी के तौर पे हम उन इश्यूज को टारगेट इस तरह अटैक ना करें कि नजर ये आए कि कौन मोदी का यार है। अच्छा मज साहब, आपने लेकिन बड़ी अच्छी बात की कि हम एक बड़े अच्छे मुकदमे के बड़े वीक हम लॉयर हम ये कह सकते थे। लेकिन मुझे ये बताएगा कि क्या ये जो तुंदो तेज जुमलों का तबादला हो रहा है, मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अटैक कर रही है, पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पे अटैक कर रही है, जो अब से कुछ दिनों पहले बड़े अच्छे दोस्त बने फिर रहे थे, तो आपको लग रहा है कि 25 जुलाई तक ही है या आगे जाके इनकी हिकमत अमली तब्दील हो सकती है, या फिर ऐसे ही रहेंगे सब कुछ? देखिए वो नताइज पर है। मैंने जिस तरह कहा कि नताइज फर्ज करें अगर हंग पार्लियामेंट आती है, 45 सीटों पे मुकाबला है, जिसमें से 12 सीटें महाजरीन की होती हैं वहाँ। अब उसमें कौन सी पार्टी कितनी सीट ले लेती है, और उसके बाद ये फैसला होगा। क्योंकि 25 जुलाई के बाद अगर हंग पार्लियामेंट हुई तो रवैये भी तब्दील होंगे, बयानात भी तब्दील होंगे, मुज़ाकरात नताइज पे बड़ा मुनहसर है। अच्छा एक और चीज जरा बताइएगा, एक और पहलू। एक तो पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े कम नंबर्स पर, बड़ी कम सीट्स पर उम्मीदवार खड़े किए गए, एक तो ये फैक्टर, दूसरा बिलावल का इस वक्त इंतखाबी मुहिम छोड़कर अमेरिका जाना, क्या ये असरअंदाज होगा इस सारे इक्वेशन पे? ये हो सकता है मेरा ख्याल है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह उन्होंने कैंपेन लॉन्च की थी, वो मेरा ख्याल है बीच में जब ब्रेक आता है तो इलेक्शन कैंपेन एकदम मान पड़ जाती है। या तो ये कि आके जरदारी साहब शुरू कर देते या कोई उस तरीके से एक्टिव होती तो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ा है। जाहिर है तो एक हफ्ते का गैप बहुत होता है, एक हफ्ते के गैप के बाद अगर आप वापस आएंगे, इसलिए मेरा ख्याल है मरियम नवाज साहिबा जल्द से अच्छे कर रही हैं। अब इमरान खान साहब भी जो है वो आखिरी हफ्ते में वो है कि इमरान खान बहसियत पीटीआई चेयरमैन, नॉट
एज प्राइम मिनिस्टर, अच्छा, वो वहाँ आएंगे, उनके जलसे देख के फिर अंदाजा होगा कि कितना ओके, हवाओं यानी कि का रुख आगे तब्दील होता है। आगे बड़े दमदार जलसे होने वाले हैं। लेकिन मुझे एक बात जाती बताइएगा हैसियत मज़हर में। साहब, आपको क्या लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा अमेरिका इतना इंपॉर्टेंट है कि हम देख रहे हैं कि हुकूमती हलकों में मुसलसल इस हवाले से बात की जा रही है, या फिर जस्ट बाय द वे वो जाएंगे, सेनेटर से मिलेंगे, वापस आ जाएंगे, एक रवायती मुलाकात होगी उनकी? ये जो हमारे पीटीआई के दोस्त है ना, ओवर प्ले करते हैं, अननेसेसरी नॉन इशू को इतना बड़ा इशू बना देते हैं। फर्ज करें वो गए हैं और उनके वहाँ वो जो स्टेट डिपार्टमेंट के लोग हैं या उनकी नेशनल सिक्योरिटी के लोग हैं, वो मिलते हैं जब भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस वहाँ जाते हैं, और अगर ये मुलाकातें हुई हैं तो क्या हो गया? मतलब हम जो हाइप क्रिएट करते हैं चीज़ों की, यानी वो शायद उतना संजीदा दौरा हो भी नहीं जितना संजीदा पीटीआई ने उसे बना दिया है अपने इन बयानात से। तो मेरा ख्याल है ज्यादा PTI इम्पैक्टफुल का उस वक्त जो होता है जब हल्फबर्दारी की तकरीब में बुलाया था, उस वक्त शायद हाँ। जाते तो ज्यादा इम्पैक्टफुल होता। हर चीज का हर रद्द-ए-अमल का एक तरीका होता है। ऐसे हर चीज पे रिएक्शन देना जरूरी नहीं होता। ठीक, जिस तरीके से आप रिएक्शन देते हैं उससे नॉन इशू भी इशू बन जाता है। ठीक वो है। मेरा ख्याल है वो इनको थोड़ा सोचना चाहिए। अभी कॉन्सेंट्रेट आजाद कश्मीर के इलेक्शन पर करना चाहिए। अपनी पॉलिसी, अभी तक पीटीआई ने ये कहा है कि PMLN ने क्या नहीं किया। अभी तक मैंने नहीं देखा कि आजाद कश्मीर की गवर्नमेंट को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया हो कि जी उन्होंने ये काम नहीं किए डेवलपमेंट। हम कश्मीर के इशू को कश्मीर के इलेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, जो एक बड़ा इशू है जिसपे सबका नेशनल कंसेंसस है, जिसपे तमाम पार्टियां तकरीबन मुत्तफिक हैं कि कश्मीर के मसले को किस तरह हमें हल करना चाहिए। करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन ठीक है। मुत्तफिक हैं। लेकिन हम जब कश्मीर के इलेक्शन में जलसों में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल। उसका फायदा आपके पड़ोस को होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ बड़ी मुफस्सल हमने गुफ्तगू की कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से। और अब ये जनाब देखते हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो ये पूरी कैंपेन है कितनी मज़ेदार हो जाए, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी जी, जाएंगे। जाती हैसियत में हाँ, जाएंगे। ज़ाती हैसियत में जाएंगे, तो देखते क्या होता है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। इस वक्त नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। जो नुकसान सिर्फ एनर्जी में हुआ है वो हजारों अरब में जा पहुंचा है। आज मुल्क के अंदर बिजली की शॉर्टेज क्यों है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज मुल्क के अंदर गैस की शॉर्टेज क्यों है, उसका जिम्मेदार कौन है? जो आप महंगी तरीन LNG खरीद रहे हैं, महंगी तरीन तेल खरीद रहे हैं और उससे बिजली बना रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या पाकिस्तान के अवाम आपकी नलायकी और आपकी करप्शन का खमियाजा भुगतेंगे? क्या वो हजारों अरब रुपया अपनी जेब से अदा करेंगे कि आप नलायक हैं, आप इस हुकूमत में आने के काबिल नहीं थे, आपको उठाकर यहाँ बिठाया गया और आज पूरा मुल्क भुगत रहा है? ये सवालात आज उठते हैं। जी चेयरमैन नैब तो हुक्म के गुलाम है, जो उनको कहा जाता है वो कर देते हैं। 20 के हिसाब बता रहे हैं, 1.5-2 साल रह गए हैं, आप लोग शोर करते रहेंगे। वो आप और कराची में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी ये गुफ्तगू जारी है। और अब हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी बाहिम्मत खातून से जो कि मुख्तलिफ किस्म के जनाब बनाती हैं पराठे। वैसे तो उनका ताल्लुक है साहिवाल के फरीद टाउन से, और एक दुकान पर मुख्तलिफ किस्म के पराठे बना के अपने खावन का हाथ बढ़ाती हैं, और वो भी शाना बशाना। यानी कि ख़वातीन की बात की जाती है कि किस तरीके से वो अपना किरदार अदा करते हैं, तो उनसे खातून से मिलवा रहे हैं नईम शेख। वैसे इतने अच्छे पराठे अगर हमें कराची के इस मौसम में मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब आली, 10 बज के हो चुके हैं 5 मिनट, और हम आपके साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। उम्मीद है आप हमारे मुंतजिर होंगे और बहुत खुश होंगे कि हम आपके सामने एक तो मौसम सुहाना और दूसरा हमारे दर्शन। बिल्कुल जी, बात तो आपने बड़ी अच्छी की है। लेकिन शफाक, आपको पता है आजकल इतना मसला है, ये जो हम पानी पी रहे होते हैं घरों में, मोस्टली हर घर में मिनरल वाटर इस्तेमाल किया जा रहा था।
हमें पता ही नहीं है कि ये पानी की बोतलें जो हमारे घर में आ रही हैं ये हमारी सेहत के लिए कितनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है। जी। वो टाइम है, अगर हम देखें तो निगलेरिया ने भी एकदम से जो है वो सर उठा लिया है और इस महीने में हम देख रहे हैं कि 4 अमवात भी हो चुकी है। दूसरी खैर कमिंग बैक टू दिस मिनरल वाटर जो कि जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, कुछ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके पानी आपकी तरफ आते हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि मिनरल वाटर नहीं, ये आरओ प्लांट से जी आता जी, है। रिवर्स ऑस्मोसिस का तरीकाकार यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन होती है, भरते हैं और सप्लाई करते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि आप किसी दुकान पे जाके, यानी कि जहां पर इनके प्लांट लगे होते हैं, तो वहां से अगर आप एक 19 लीटर वाली जो कि हमारे घर में बोतल्स यूज होती हैं वो बोतल लें तो वो 30 से 40 रुपए में भरी जाती है, जबकि आपके घर पे जब सप्लाई होती है तो वही जो है वो 100 रुपए में और बाज़ औक़ात 200-250 रुपए में सप्लाई होता है। अब जनाब हुआ ये है कि 180 कंपनीज, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी कंपनीज एग्जिस्ट भी करती हैं जो कि पानी बना रही हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि किसी बड़ी मशहूर ब्रांड का पानी लेने जाएं तो उससे मिलता जुलता नाम होता है जिसपे आप धोखा खा के पानी खरीद लेते हैं और पता चला कि उनमें से 180 में से, मैं तो कहता हूँ ये भी बड़ी खुशाइन बात है कि 180 में से 22 कंपनीज ऐसी थी कि जिनका पानी जो है वो मुज़र सेहत था। तो पाकिस्तान रिसर्च काउंसिल की जानिब से, काउंसिल फॉर रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया और उससे पता चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। यानी कि आप पहले सोचिए कि एक आधा लीटर का पानी इतना महंगा और उसके ऊपर आगे हो उसके साथ क्या रहा है, तो ये जनाब बड़ा मसला है। जी, आज हम इस हवाले से बात करेंगे, हमें मोहतात कैसे रहना है इस हवाले से बात भी करेंगे। योगा के हवाले से भी आज डिस्कशन होगी, एक टांग पे योगा करना वो कि हर एक के बस का काम नहीं दो है, टांगों लेकिन पे नीचे लेट के मेरे बस की बात नहीं है। आप बात करते हैं एक टांगों पे योगा करने के क्या क्या, ठीक है, ऑफ कोर्स यू गेट बैलेंस, आपको बैलेंस मिल जाता है, आपके कोर पे बड़ा कमाल आपको कंट्रोल हासिल होता है, लेकिन इसके अलावा ऐसे क्या कुछ फवायद हैं जो कि आप एक टांग के योगा पर कर सकते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले हम नजर डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। मिनरल वाटर के नाम पर मुज़र सेहत पानी की तकसीम, बोतलों में बंद पानी भी जाली निकलने लगा। 22 कंपनीज को पानी पीने के लिए गैर महफूज करार दे दिया गया। यरकान समेत कई अहम अमराज आलूदा पानी के बाइस फैल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के नताज आने लगे। स्वात में मट्टा में पहाड़ी सब्ज रंग में ढलने लगी। वजीर आजम ने सरसब्ज पहाड़ी की वीडियो जारी कर दी। कराची में बिलावल हाउस के बाहर दरख्त काटे जाने पर इंतजामिया पर तनकीद। सेहतमंद जिंदगी के लिए वर्जिश को अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। योगा से अपने आप को सेहतमंद रखा जा सकता है, इसके लिए क्या करना होगा आज के बाखबर सवेरा में आपको बताएंगे। और जनाब नोट कम हो तो फिर डाकू भी नहीं लूटते। साहिवाल में दौरान डकैती, दुकानदार से लूटमार के दौरान डाकुओं ने 25,000 की रकम निकलने पर उसको वापस कर दी। चेक करें जी, रकम वापस कर दी। मतलब आप अंदाजा करें, डाकुओं ने कहा, मेरे साथ एक दफा हुआ था, मैं सड़क पे जा रहा, इसी असना में हुआ ये कि एक दो डाकू मुझे लूटने के लिए आए। आपको पता है बाइक्स वगैरह पे ये मोबाइल छीनने के लिए आते हैं। मैं उस वक्त तक अपग्रेडेड नहीं था, यानी कि स्मार्टफोन्स आ चुके थे और मेरे पास था नोकिया 3310। उसने जैसे ही फोन मुझसे छीना, थोड़ा सा आगे जाके खींच के मुझे मारा। अच्छा, तो मुझे लगा वो आपको पैसे, तो अच्छा ले लो। वो आपको पैसे भी दे के गया होगा कि नया फोन लो, और मतलब वो आप जितने आपने उसको पैसे दिए होंगे तो उसको पता चल गया होगा माली हालात क्या चल रहे हैं। चले जी, इस हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक निहायत यहाँ मिशन के हवाले से बात करेंगे। और आपको पता है कि हम कितने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, और क्लाइमेट चेंज पे बात करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और इसी हवाले से वज़ीर आज़म का मिशन सरसब्ज पाकिस्तान, स्वात के इलाके मटा में बंजर पहाड़ी सरसब्ज जो है रंग में ढलने लगी है। और वज़ीर आज़म ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी मुहिम के नाकाबिल यकीन नताइज आ रहे हैं जी। और उन्होंने वीडियो शेयर कर दी है, बहुत ही खूबसूरत ये मनाजिर हैं। और पाकिस्तान, आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि 20 से 25 से 30% के करीब किसी भी मुल्क में जंगलात होने चाहिए, और पाकिस्तान में उस दिन हम बात कर रहे थे तो पाकिस्तान में 5% से भी कम रकबे पर जंगलात हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से पहले बिलियन ट्री सुनामी, फिर उसके बाद 10 बिलियन ट्रीज़ के हवाले से, और फिर 2030 तक एक अलग मनसूबा भी ज़ेर गौर है। तो इसलिए हुकूमत काविशें कर रही है, तो जनाब सबको करना चाहिए, उसमें हिस्सा डालना चाहिए। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि शजरकारी की मुहिम जारी और सारी है, तो दूसरी जानिब बिलावल हाउस के सामने दरख्त काटे जा रहे हैं। पीटीआई की रुकन सिंध असम्बली
खुर्रम शेर जमान ये कहते हैं कि बिलावल हाउस के सामने डीएमसी दरख्त काटे जा रहे हैं। बिलावल और वजीरान ने लियारी नदी के तरफ भी अर्बन फॉरेस्ट का दावा किया था, मगर अब वहाँ बकरा मंडी बन चुकी है। पीपल्स पार्टी की खातून रुकन असेंबली सादिया जावेद के मुताबिक कोनोकार्पस जो नामी दरख्त है ये माहौल दुश्मन है और इन दरख्तों की जगह माहौल दोस्त दरख्त लगाए जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि निजी अस्पताल इंतजामिया की तरफ से दरख्त काटने पर खुर्रम शेर जमान सियासत कर रहे हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से जिस दरख्त की बात की जा रही है ये वो शायद दरख्त में जो पानी बहुत ज्यादा कंज्यूम वो आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 10-12 साल पहले लगाए गए थे और फिर उसके बाद लोगों ने अप्रिशिएट किया, लेकिन उनकी वजह से जो पानी की जेर जमीन पानी की सतह है वो मजीद कम होना शुरू हो गई। तो दैट वाज क्वाइट कंसर्निंग। तो अगर उसको काटा जा रहा है तो फिर ठीक है, ऐसे दरख्त लगे माहौल दोस्त हों। तो इसी पर हम बात कर लेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और रुकन सिंध असेंबली खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि जैसे हम तस्करा कर रहे थे खुर्रम शेर जमान साहब कि ये कहा जा रहा है पीपल्स पार्टी की जानिब से कि ये माहौल दुश्मन दरख्त हैं और वहाँ पर जो है निजी अस्पताल इंतजामिया जब ये दरख्त काट रही है तो खुर्रम शेर जमान साहब सियासत कर रहे हैं। क्या आप कर रहे हैं सियासत? वाकई है सर? नहीं, देखें, अगर इस बात के अंदर हकीकत है तो फिर बोट बेसन पुलिस स्टेशन ने FIR क्यों काटी? और ये घर से तो निकलते ही नहीं है, इनको मालूम क्या है, टीवी पे बैठ के खबरें देखते हैं। जाएं ज़रा जाके देखें कि नीम के दरख्त हैं और या कॉर्नोकॉर्पस हैं। हो सकता है कॉर्नोकॉर्पस भी हो, लेकिन वहाँ पे नीम के दरख्त भी नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली एक सिलसिला है जिसके अंदर दरख्तों को काटा जाता है, फिर इसकी लकड़ी को बेचा जाता है। आप देखें वीडियो के अंदर लकड़ी को जमा किया जा रहा है, फिर इसको उठा के लेके जाया जाएगा और उसको बेचा जाएगा। सिर्फ यहाँ नहीं, और भी बहुत सारी जगहों पे मैंने इसी तरीके से हाईलाइट करता रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि मैं नेचर से मोहब्बत करने वाला शख्स हूँ और मेरा दिल दुखता है जब हम इस तरीके की जो है चीज़ें सारी देखते हैं। इससे पहले भी एक वाक़या हुआ था, उस वक्त भी आपको याद हो जब मैंने बताया था कि क्लिफ्टन के जो रोड ग्रामर स्कूल को लीड होता है वहाँ पे तमाम दरख्तों को काट दिया गया था और इनके अपने DMC के लोग काट रहे होते हैं। अब मसला ये है कि मैंने कोई इनकी क़यादत के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ ना, मैं तो बता रहा हूँ कि इनकी क़यादत के घर के सामने सारा सिलसिला हो रहा है। इनका ये काम है कि ये जाएँ, ये मालूमात करें, DMC के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें कि ऐसा क्यों किया गया। ये तो बेसिकली एक माहौल से दुश्मनी और दूसरी बात चोरी है, क्योंकि मकसद इसका ये है कि इस दरख्त को काटना है और फिर इस लकड़ी को बेचना है। खुर्रम शेर जमान साहब, दूसरी जाने की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सादिया जावेद ये कह रही है कि कॉन्कपार्स ये जो दरख्त हैं ये माहौल दुश्मन है क्योंकि ये पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं और ये मजीद दरख्त भी काटे जाएंगे, इन दरख्तों को रिप्लेस भी करना है। सो क्या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से कोई एक्शन लेगी? देखें, बहुत अच्छी बात है अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ख्वाहिश रखती है, या मैं तो समझता हूँ ये ख्वाब देखती है, देख रही है कि ये दरख्त लगाएंगे तो अच्छी बात है। मुझे नज़र नहीं आता है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं कि आज से 2 साल पहले वज़ीर आला मुराद अली शाह और साथ साथ इनके जो चेयरमैन हैं बिलावल जरदारी साहब, इन्होंने लियारी नदी के एतराफ़ में बकरा पीढ़ी के पास का जो एरिया है वहाँ पर मवाज गोड के एरिया के पास इन्होंने कोई दरख्त लगाए थे, कुछ 3 से 4 हज़ार दरख्त, और बताया गया था कि यहाँ पे कोई 5 लाख दरख्त लगाए जाएंगे और जगह को अर्बन फॉरेस्ट बनाया जाएगा। उस जगह के ऊपर आज इन्होंने अपने एक कारकुन के नाम पे एक लेटर निकाला है और उस जगह को वहाँ पे बकरा पीढ़ी के अंदर तब्दील कर दिया है। जो दरख्त वहाँ पे लगे थे उसमें से आधे से ज़्यादा दरख्तों को काट दिया गया है लियारी नदी के अतराफ़ में, और जो बिलावल जरदारी ने अर्बन फॉरेस्ट लगाया था वो तबाह हो चुका है। सो लिहाजा इन लोगों से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये दरख्त लगाएंगे, ये माहौल को बेहतर करेंगे। इन्होंने तो बर्बाद किया है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे सकता हूँ, शहीद मिलत रोड, हम बचपन से याद रखते हैं कि जब हम उस रोड से गुजरते थे शहीद मिलत से, तो सीधे हाथ और उल्टे हाथ पे हमें बहुत हरियाली नज़र आती थी। इन्होंने वहाँ पे 2 अंडरपास बनाए और सीधे हाथ उल्टे हाथ पे जितने दरख्त थे सारे काट दिए। मैंने इनके मुर्तज़ा वहाब को कॉल की, उनको मैंने बताया कि देखें हज़ारों की तादाद में दरख्त आपने काट दिए, आपने अंडरपास बनाए, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वहाँ पे दरख्त भी तो लगाएं। आज तक उन्होंने एक दरख्त भी जाके वहाँ पे नहीं लगाया, बस वो कंक्रीट का पूरा जो अंडरपास बना दिया है, और वो भी अंडरपास गलत बनाया, क्योंकि जो दूसरा वाला अंडरपास है उसमें उन्होंने दोनों साइड्स पे जो ना एक रास्ता बंद कर दिया, मतलब एक रास्ता जो है वो थ्रू कर दिया और दूसरा रास्ता बंद कर दिया। अच्छा, कुछ माहिरीन ये भी कहें कि ये जो दरख्त हैं ये बेसिकली कर ये रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि मुज़र गैस है उसको जज़्ब कर रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, और उन्हें काटना जो है वो मसले का बेहतर हल नहीं है। 2018 में भी जब मुहिम चलाई जा रही थी इन दरख्तों के खिलाफ, तब भी यही नैरेटिव सामने आया था। तो क्या अपोजिशन की जानिब से आप इस बारे में कोई आगाही मुहिम चलाई जाएगी? नहीं, देखिए बिल्कुल होना चाहिए, आगाही मुहिम बिल्कुल होनी चाहिए। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं कर सकती ना, ये काम तो पूरे पाकिस्तान में जितनी भी सियासी जमातें हैं सबको करना चाहिए। कितनी सियासी जमातें सब पाकिस्तान में दरख्त लगा रही हैं? आपने इमरान खान के अलावा किसी का नाम सुना
आपने तहरीक इंसाफ के अलावा किसी का नाम सुना? मुझे बहुत अच्छी तरह याद है 3 साल पहले जो अब हमारे सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, उन्होंने अपने हलके के अंदर पूरी हम सब ने मिलकर एक कैंपेन चलाई थी और हमने हज़ारों की तादाद में दरख्त बांटे थे। सो आज तक हमने कभी सुना कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के अलावा किसी ने सोचा कि वो दरख्त लगाए जाएँ, कोई कैंपेन चलाई जाए ट्री प्लांटेशन की? हमने तो कभी इनकी तरफ से नहीं देखा। इन्होंने तो उल्टा पूरे शहर के अंदर चाइना कटिंग करके बिल्डिंगें बना दी। चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते थे ये? जी बहुत शुक्रिया शेर जमान साहब। और जाहिर है कि साफ़ पानी बहुत ज़रूरी है, नेसेसिटी है, और साफ़ हवा के लिए दरख्तों का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सटेंसिव यूज़ था इन दरख्तों का किया गया ताकि शहर में सूरत हाल बेहतर हो सके। लेकिन एक तो मुहिम चलाई गई 2018 में भी, जिस तरह मैं तस्करा कर रहा था कि इन दरख्तों के खिलाफ, और उस वक्त भी कहा गया कि काट दो, मौसम जो गर्म हो रहा है उसके रीज़न ये है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतने भी ख़तरनाक नहीं थे। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि कहा यह जा रहा था कि इनकी वजह से बहुत से मसाइल हो रहे हैं, यानी कि लोगों को एलर्जीज हो रही हैं और न जाने क्या क्या हो रहा है। और ये अर्बन यूज़ के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से देखें जो क्योंकि पानी कंज्यूम बहुत ज़्यादा करता है, तो इसकी वजह से एक तरह से मसला भी था। और इसलिए कहा जा रहा है कि ऐसे प्लांट लगाए जाएँ, ऐसे ट्रीज लगाए जाएँ जो कि माहौल दोस्त हो। अब देखें, आबो हवा अच्छी हो, ये हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन साफ पानी भी हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गरीब से गरीब इंसान का भी ये होता है कि जी वो पीने के लिए उसको पानी एटलीस्ट साफ मुहैया होता है, वो उनको आरओ प्लांट्स में उसको जाके खरीदना भी पड़े तो 50 रुपए का पानी तो भी वो खरीदेगा, क्योंकि उसको पीने के लिए साफ पानी चाहिए। और ये जो अपने घरों में देखते हैं ना कि अब तो बहुत सारे, पहले 1 या 2-3 बड़ी कंपनीज रजिस्टर्ड थी, अब हम देखते हैं पता नहीं कितनी कंपनीज मार्केट में आ गई हैं इस वक्त मार्केट में। बिल्कुल जी, और पता नहीं ये तमाम तो जो कंपनीज हैं इनके कारोबार चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही नहीं है कि इन बहुत सारी बोतलों में बंद जो पानी है जिसको आप साफ और शफाफ समझकर पी रहे हैं, वो दरअसल कितना मुज़र सेहत है। जी जनाब, बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। अच्छा, जब रिसर्च की गई तो पता चला कि जो एक इन कंपनीज के पानी में ज़्यादातर क्या सिलसिला है कि जो सोडियम है उसकी रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 60 to 165 मिलीग्राम पर लीटर यानी कि इसमें पाया गया है। और जो बेसिकली जो स्टैंडर्ड है वो ये था 50 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि कहाँ 50 मिलीग्राम से भी नीचे होना चाहिए और कहाँ 60 से 165 मिलीग्राम जो है वो रिकॉर्ड किया गया। आप अंदाज़ा कीजिए, ये 22 ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये मसला सामने आया है। और इसके साथ साथ जनाब डिजॉल्व सॉलिड्स जो थे उनकी मिकदार भी बहुत ज़्यादा पाई गई है। उसकी जो लोअर रेंज थी वो 500 थी, मतलब अपर रेंज 500 थी, और जो रेंज इसके अंदर पाई गई है वो 629 mg पर लीटर पाया गया। तो इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो इसके अंदर मुनासिब नहीं थी। बिल्कुल जी, इसी हवाले से बात करेंगे शकील अहमद बेग जो कि चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के हैं, हमारे साथ होते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त किया। सर ये बताएगा कि जो हम सुन रहे हैं कि एक तो पूरे पाकिस्तान में मिनरल वाटर के इतनी कंपनीज आ गई हैं और उनमें से तकरीबन 60% से भी ज़्यादा जो कंपनीज हैं वो जो पानी मुहैया करें वो मुज़र सेहत है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, बल्कि मैं समझता हूँ कि डिज़ास्टर्स है। और ये तो अभी सिर्फ एक क्वार्टरली रिपोर्ट आई है जो कि अप्रैल से जून तक की है। आप इसकी पुरानी रिपोर्ट्स उठा के देखें तो ये इससे पहले भी कई कंपनियों को ये बैन भी कर चुके हैं। अच्छा। लेकिन होता क्या है कि मेरा ऐसा ख्याल है कि हमारे यहाँ ना अथॉरिटीज़ बहुत कमज़ोर हैं। जो अथॉरिटीज़ को काम करना चाहिए उसको, जब उसका लाइसेंस कैसे उसने लिया, पहले तो क्वेश्चन मार्क ये है कि ना वो आपके टीडीएस पूरा कर रही है ना आपका सोडियम, जैसे कि आपने खुद ये एक चीज़ बताई है। तो वो कंपनी चल कैसे रही थी, वो पानी बन कैसे रहा था, वो ब्रांड की चीज़ें वो बना किस तरह रहा था। आप देखें आज आपने 22 ब्रांड को आपने बैन कर दिया है, ठीक है, PSQC के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो नहीं था, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस ने इसको देखा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कंज्यूमर इतने अरसे से जो लेता रहा वो बीमारियां लेता रहा, हॉस्पिटल भरता रहा, यानी कि वो पैसे लेकर चीज खरीदता था और हॉस्पिटल जा रहा था। अच्छा, एक चीज ये मुझे बताएं कि ये जो 180 ब्रांड्स का ओवरऑल हमने तस्करा किया, ये जो हमारे गली मोहल्लों में जगह जगह आरओ प्लांट लगे हुए हैं, क्या ये रजिस्टर्ड होते हैं या इनका ये जो टेस्ट हुए हैं इनमें इनका पानी भी शामिल है या नहीं? ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि एक भी लाइसेंस नहीं है, ना ही ये प्रॉपरली इनके ऊपर लेबोरेटरीज हैं। आपको मैं ये बताऊं, ये खुदा की कसम हमारे लोगों को ये जहर पानी दे रहे हैं। जमीन का पानी निकालते हैं, उसकी सही मानों में उसको प्रॉपरली फिल्टर भी सही नहीं करते हैं। रीजन क्या होता है कि उसमें वेस्टेज जाती है इनके पानी की, उस वेस्टेज को बचाने के लिए ये। और दूसरा मिनरल का क्या तरीकाकार है, यहाँ देखिए हमारे यहाँ 2-3 कंपनी है जो मिनरल प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, उसका ये इन्होंने एक बिल्कुल मैनुअल सिस्टम बनाया, हमने
मुख्तलिफ जगहों पे अथॉरिटीज के साथ जाके छापे मारे, आप बिलीव करें मुझे अजीब सा लगता है कि एक जग लेते हैं उसमें मिनरल बनाते हैं, चम्मच से उसको डाल देते हैं, ये कौन सा तरीका है आपका? अच्छा, नजर कैसे आता और है? आप ये देखिए जिस आरओ की आप बात कर रहे हैं, इस वक्त हर गली के कोने पे आपको आरओ प्लांट मिलेगा। इस आरओ प्लांट के ऊपर आप, मुझे ये समझ में नहीं आती, हम इतने एफर्ट्स कर चुके हैं कि इसको क्यों नहीं बंद करते आप? ये इस वक्त सबसे ज्यादा जहर कातिल इस वक्त बना हुआ है हमारे लोगों के पास तो ये ऑप्शन है। लेकिन मुझे बताइए जो फिर भी पानी हमारे घर आता है, ये इतना साफ और शफाफ दिखाई कैसे देता है? देखिए दो तरह होते हैं ना, देखिए साफ शफाफ होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं। आप अपने घर में भी एक फिल्टर लगा लें, फिल्टर से जब पानी निकलता है वो साफ हो जाता है। लेकिन असल चीज है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल किए जाते हैं, जो उसमें आप चीजें पोटाशियम है या जो भी चीजें हम डालते हैं, क्या वो प्रॉपरली है? ऐसा है ही नहीं। आप देखें ना, अभी ये टोटल 22 ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, 22 पे 15 ब्रांड तो वो हैं कि जिसका टीडीएस ही नहीं है पूरा। आप टीडीएस पूरा ना होने का मकसद ये है कि इसका मतलब है कि आप जिस बंदे को वो पानी दे रहे हैं वो उसको पानी नहीं दे रहे आप। और सेकंडली आप ये देखें जिन इलाकों के नाम पढ़े मैंने, वो मेरे लिए और दुख की बात है वो। हाँ, अच्छा, अब जरा मुझे ये बताइएगा कि क्या यहाँ पर मिसाल के तौर पर कराची शहर की बात कर लेते हैं, आपके गली में एक आरओ प्लांट लगा हुआ है या आपको घर पे आके कोई पानी दे के जा रहा है, ठीक है, आप कहाँ लेके जाएंगे कि उसको लैब टेस्ट कराया जा सके बड़ी आसानी से, कि आपको पता लग जाए कि इस पानी में है क्या? देखिए एक तो प्राइवेट भी होता है, प्राइवेटली बहुत 2-3 बड़ी लेबोरेटरीज हैं। कौन जो आगा खान, अच्छा, सिंपली वो कर रही है। हाँ बिल्कुल कर रही है। इसके अलावा ईसा लेबोरेटरी है, वो कर रही, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप चाहें तो पीसीएसआईआर से करवा लें। अच्छा, उसकी एक छोटी सी फीस लेगा वो पीसीएसआईआर, वो कर देगा। और आप चाहें तो किसी से ना करवाएं, पीएसक्यूसीएस से राब्ता करें, वो फ्री में करके देगा आपको टेस्ट उसका। और सेकेंडली आप देखें, एक छोटा सा हमने एक जरूर एक सिस्टम इनके साथ मिलकर लाइजन करके बनाया था कि आप जब पानी परचेज कर रहे होते हैं, जो शख्स आपको पानी घर दे रहा है, आप कम से कम उससे ये तो कहें कि वो आपको ये तो दिखाए कि क्या वो पीएसक्यूसी से लाइसेंस है। ये बेचारे जो लोग आरओ प्लांट्स भी, मतलब जो आरओ भी अगर जो अफोर्ड करें, वो 50 रुपए की 19 लीटर की जो बॉटल भी लेके जा रहे हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि जाके वो उसकी जाके बार बार वो उसको देख सके कि जी ये सही है पानी या सही नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी? ये रियासत की जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये भी देखें कि जो पानी हम पी रहे हैं वो साफ और शफाफ है या नहीं है? रियासत की आप देखें ना, पीएसक्यूसी ने देखना है, लाइसेंस देना है। फिर उसके बाद आप देखें पंजाब में फूड अथॉरिटी, सिंध में फूड अथॉरिटी, ये सो रही है फूड अथॉरिटी बनाकर। ये क्या कर रही हैं? इनका काम नहीं है क्या पानी को चेक करना? क्या वो गली कूचों में आपको और मुझे दुकानें नजर आ सकती हैं, हम वो जाकर देख सकते हैं कि पानी ठीक नहीं मिल रहा, तो क्या इनको नजर नहीं आती? यहाँ ब्रांड की बोतलें, आप बोतल गली में जाए, खाली बोतलें स्टिकर के साथ मिलती हैं। एक और चीज भी है कि ये आपने ये मामला कहीं पे उठाया है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके नाम, अक्सर ये होता है कि हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, रास्ते में पानी चाहिए होता है, आप जाके उसको ब्रांड का नाम बताते हैं कि ये चाहिए, वो आपको दे देता है, उससे मिलता जुलता, इतना मिलता जुलता नाम होता है कि आप गाड़ी में आके बैठ के चल पड़े, आगे जाके देखा तो ये पानी कोई और है। बिल्कुल मेरे साथ हुआ। इसके लिए कुछ हमने बंद करवाया, हमने कुछ बंद कराया, जहां तक हम कर सकते थे हमने किया। मैं एक बड़ा अच्छा सा नाम ले लेता हूँ, बड़ा ब्रांड है नेस्ले, उसका नेबले मुझे मिला, मैंने परचेज किया, गाड़ी में ले लिया, मैंने कहा है ये क्या है, तो नेबले लिखा हुआ उस पर, बाद में जब गौर किया तो नेबले। देखिए इसमें फिर वो अथॉरिटीज का रोल है, उनको करना चाहिए, कॉपीराइट को एक्टिव होना चाहिए। बहुत सारी जगहों पे तो इन्हीं, मतलब हम देखते हैं कि जो बॉटल्स पुरानी होती है, इस्तेमाल की हुई, उन्हीं बोतलों के अंदर पानी भरा होता है। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारी कोला की जो बॉटल्स होती हैं, जो फ्रिजी ड्रिंक्स हम पीते हैं, उनकी बॉटल में खुद से गड़े में बना के जी बॉटल वाले डाली होती है। एक अर्ज करूं कि पहले मेरे अपने जहन में ये होता था कि जो डिस्पोजेबल होती है ये शायद रिफिल नहीं होती है। रिसेंटली हमने एक निजी टीवी के साथ हमने छापा मारा था, तो हमने जब वो छापा मारा तो हमें डिस्पोजेबल बोतल्स मिली सारी के जो कचरे से उठाई हुई थी, और उस पे स्टिकर नई सील लगाते हैं। जी, वो सील, वो प्लास्टिक की कोटिंग और उसके लिए एक तरीका भी बताया गया है जो कि बड़ा आजमूदा है। वो तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई बोतल है पानी की जो आपने पी है, किसी अच्छे ब्रांड की है, उसके बाद आप उसके अंदर वो जो ढक्कन है उसको मोड़ के उसी बोतल के अंदर डाल दें, फिर उसके बाद वो दोबारा यूज नहीं हो सकती क्योंकि उसको काटना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए उसमें ये है ना कि आपको ये भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि वो ढक्कन सिर्फ सॉफ्ट मटेरियल में बना हो तो तब है, वरना आप उस ढक्कन को तोड़ किसी चीज से प्रेशर से वरना जरूरी। लेकिन है तरीका ठीक है कि आप वेस्ट करें उसको, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपकी और हमारी की हुई वेस्ट बोटल्स हमें ही दोबारा सेल की जाती हैं। इसी तरह ये पानी की अगर मैं बात करूँ, इसमें इस वक्त आप हॉस्पिटल्स, हमने एक सर्वे किया था हॉस्पिटल्स का जाकर, ज्यादातर पेशेंट जो किडनी के, लीवर के,
जो पेशेंट आ रहे थे वो ज्यादातर वो थे जो पानी की वजह से आ रहे थे। ऐसा यूटी ने बकायदा इसके ऊपर वो काम किया, उन्होंने खुद कहा कि ज्यादातर आप देखिए पानी जरूरी है किडनी के पेशेंट के लिए। अब जब पानी उसको साफ नहीं मिल रहा, अच्छा जहां पानी सही मिल रहा है तो वो उसके चार्ज इतने ज्यादा कर रहे हैं कि वो गरीब आदमी नहीं ले सकता, जैसे कि आपने भी फरमाया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला ज़ेर समाअत भी था कि इसकी कीमत तो 1 रुपए लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। लेकिन अच्छा वो जो आरओ प्लांट की हम बात करते हैं ना, जो डिफरेंट एरियाज में वो 2 रुपए लीटर दे रहे हैं, लेकिन वो 2 रुपए लीटर में टैंकर का पानी दे रहे हैं, वो जमीन का आपका निकला हुआ पानी दे रहे हैं, वो आपको प्रॉपर्ली पानी दे नहीं रहे कि जो प्रॉपर्ली मिनरल वाटर हो, जिसको आप कह सकें कि हाँ ये ड्रिंकिंग वाटर है। चले हम मिनरल ना कहते हैं, हम ड्रिंकिंग वाटर तो कहते हैं। इससे बेहतर है कि आपका जो टैप वाटर है वो आ रहा है, उसको आप घर पे फिल्टर लगा लें या तो ये कर लें, लेकिन आप उससे तो बचेंगे। अब ये जितने ब्रांड है, आप मुझे बताएं, पहले तो ये होता था ब्रांड के नाम छुपा दिए जाते थे, अब तो गवर्नमेंट ने बकायदा पब्लिश कर दिए। तो अब हमारा भी काम है मेरा ख्याल है कि उन ब्रांड से बिल्कुल जो यहाँ पर ये जो हमें भी बचना चाहिए, और फिर ये हमारी इदारों का भी यहाँ पे किरदार होना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि जगह जगह आरओ प्लांट्स जो खुले हुए हैं यहाँ पे वो खुद चेक करें, क्योंकि आम इंसान ये चेक नहीं कर सकता कि वो जाके चेक करें। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ शकील साहब यहाँ पर मौजूद थे, और अब हमें छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और क्योंकि आज के शो में हम बात कर रहे थे कि साफ आबो हवा का भी एक स्टैंडर्ड होता है, अगर साफ पानी पीना है तो उसका भी स्टैंडर्ड है। अब स्टैंडर्ड वाली गेम इतनी अप हो गई अशफाक कि साहिवाल के जो डाकू है वो कहते हैं जी हमारा भी अपना एक स्टैंडर्ड है ना, मतलब बहुत स्टैंडर्ड है जी। बिल्कुल जी, और स्टैंडर्ड की आप इंतहा चेक करें जनाब। ये डाकू आए हैं, बाइक पे रुके हैं, अंदर एंटर हुए एक दुकान में। जब वो दुकान गए हैं तो दुकानदार से उन्होंने कहा कि भाई जितने माला मुझे दे दो। बेचारे जो बेचारा जो दुकान वाला था उसने उनको 25,000 दी। उसने कहा व्हाट, ओनली 25,000? उन्होंने कहा हमें 25,000 नहीं, हम बड़ी रकम वाले डाकू हैं। ये बात कह के उन्होंने दुकानदार के मुंह पे पैसे मारे। मुझे लगता है कि इन जो डाकुओं को किसी खातून ने टास्क दिया होगा कि इतने पैसे लूटने, क्योंकि उससे ये चीजें, ज्वेलरी, पता नहीं मेकअप का कोई सामान या कोई इस तरीके से पार्लर में जाकर कुछ करना है। अच्छा, आपको सुनवाते हैं कि जो दुकानदार है उनका इस वारदात की बात क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 2 डाकू आए हैं, अंदर आया, उसने गन पॉइंट पे आके पैसे निकाल के उसने अपनी जेब में डाल दिए हैं। उसने कहा ये पैसे थोड़े हैं, पैसे ज़्यादा लेके आओ। हमने कहा हमारे पास इतने ही पैसे हैं। उसने सारा कुछ तलाशी ली है, उसने 20 से 25,000 रुपये हमें जाते वक्त वापस कर दिया और कहा कि हम ये 20-25,000 वाले डाकू नहीं हैं, हम लाखों रुपए वाले डाकू हैं, लिहाजा ये पैसे अपने पास रख लो और किसी को बताना नहीं है, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना। अगर आपने इन्फॉर्म किया तो आपको हम जान से मार दें। ये आपने चेक किया, इवन डाकू हैव द क्लास ऑफ देयर ओन। वो कह रहे हैं जनाब कि मैं हम 25,000 वाले डाकू नहीं है, पकड़ो अपने पैसे, पकड़ो पैसे। हाँ 25,000 यार, मतलब हद है यार। अच्छा वैसे दिहाड़ी लग रही थी, 25,000 रुपए की लगा लेते, वैसे तो बुरा काम ही है। नहीं वो नहीं, देखे फिर वो स्टैंडर्ड बन जाता है ना कि फिर बाकी लोग कहेंगे 10,000 12,000 वो तो नहीं ले सकते, वो लाखों में लूटने वाले डाकू थे। लेकिन जनाब अल्लाह हम तमाम तो लोगों को ऐसे डाकुओं से महफूज रखे और हमको हिदायत नसीब करे कि कोई लाख रुपए भी मिल रहे हैं वो भी वापस करके जाएं। और हमने रिस्क हलाल कमाना है। हाँ, और हमारी किस्मत ऐसी शॉपकीपर वाली कर दे कि खुदा ना खासा अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो तो हमारी बचत हो जाए। खैर जी आगे बढ़ते हैं, और आज स्पेसिफिकली जो हम योगा के हवाले से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस ऑलवेज अ रीज़न, मैं और अशफाक जब भी हम अपने सेट को बड़ा दिखा रहे हैं, फ्लॉन्ट कर रहे होते हैं, आपको बताते हैं हमारा सेट कितना बड़ा है, तो उसकी रीज़न ये होती है कि हम आपकी सेहत के हवाले से भी कुछ बात करने जा रहे हैं। योगा स्पेसिफिकली कहते हैं एक टांग पे खड़े होके जो योगा करने का खैर मजा तो है ही, लेकिन इसके फवाइद बहुत ज्यादा। खास तौर पर अगर आपको एक टांग पे खड़े होके हाथ भी ऊपर खड़े करके आपकी टीचर ने कभी सजा दी हो तो फिर आपको बचपन की वो सजा से याद हो रहा होगा कि ये योगा कितना मजे का हो सकता है। अशफाक आपको पता है बचपन में बहुत सारी सजाएं जो स्टूडेंट्स को भी दी जाती हैं, बाद में अगर आप उनकी देखें साइंसी तौर पे तहकीक करें तो वो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी होती है। जैसे कहते थे जी कान पकड़ के खड़े हो जाओ, और या फिर कान खींचते थे, तो कान खींचने से आपको पता है उससे होता है कि आपका दिमाग तेज होता है। लेकिन ये समझ में नहीं आता जो मुर्गा है आप मुर्गा बने बहुत दफा, इससे क्या फायदा होता है? आई डोंट नो, पता नहीं उससे, पता नहीं, आई डोंट नो क्या उससे हो सकता है। कोई जाहिर है कि टीचर के जहन में कोई ना कोई फॉर्मूला होगा कि मुर्गा अगर बच्चे को बनाएंगे तो उससे उसकी कोई बालिदगी, जहनी बालिदगी में कोई इजाफा होगा। चलो जी हम उसके, लेकिन आज हम एक टांग पे जो और कई चीजें ऐसी भी होंगी जो बता नहीं सकते यहाँ पर। बिल्कुल, जो एक टांग पे योगा होता है, जिस सवाल से बात करेंगे, ऑफ कोर्स आपकी कोर स्ट्रांग होती है, आपके मसल्स काफी स्ट्रेंथन होते हैं, बैलेंस की गेम स्ट्रांग होती है, जो जहन की आपके लिम्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बहुत अच्छी होती है। क्योंकि बहुत वैसे तो हादसात होते हैं जिससे इंसान जो है वो जान से जाता है, लेकिन कई दफा लोग चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उसके बाद जनाब उनकी वो कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, तो उसकी वजह से उनके बड़े हादसात होते हैं और उनकी हलाकतें भी होती हैं। तो ये जो
हम अब करने जा रहे हैं। बिल्कुल जी, सैयद मुनव्वर हसन योगी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा मुनव्वर, आज क्योंकि स्पेसिफिकली हम एक टांग पे योगा के हवाले से बात करने जा रहे हैं, आप बताइएगा कि मतलब योगा की लाइफ में कितना अहम है ये एक मुद्रा? देखें, एक टांग पे आप खड़े होते हैं ना, बेसिकली आप बैलेंसिंग कर रहे होते हैं जी। अच्छा, उस बैलेंसिंग में सिर्फ आपके कोर या आपके मसल्स नहीं होते, आपका ब्रेन भी काम कर रहा होता है, क्योंकि आपने बैलेंस करना होता है। अब जैसे मैं अगर ये ट्री पोज को हम कहते हैं, तो मुझे उसको बैलेंस करने के लिए ना एक तरफ देखना पड़ेगा, मेरा जहन को सिग्नल्स जा रहे हैं, बॉडी सिग्नल्स दे रही है कि भाई इसको बैलेंस करना है, क्योंकि आपने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज़मीन की है उसको अपनी बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ मैनेज करना है, तो उसको बैलेंस कर। अच्छा, इसके फायदे बेसिकली क्या होता है, देखने में लग रहा है कि जी एक पैर पे ऐसे करके खड़े हो गए या ऐसे करके बैठ गए। बेसिकली ये चीज़ें पोजेस इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि बेसिकली आपका जो माइंड है, हाँ। वो आपकी बॉडी आपका माइंड इक्विलिब्रियम में आता है। क्या अच्छा, जबरदस्त वो क्या कमाल होता फोकस होता होगा इससे। है और ये किस एज के लिए ज्यादा जरूरी होता है? देखिए, योगा का तो फायदा ये है कि हर एज के लिए ये जो बैलेंस का है तरीके का, इसमें तो सबके लिए ज़्यादातर तो देखें जो, क्योंकि जब आप यंग होते हैं ना, अब नॉर्मली हो क्या रहा है कि हम लोग इतने बिजी हो गए अपनी लाइफ में कि आप वॉक करना, एक्सरसाइज करना हमने कम कर दिया है। अब इस तरह के पोजेस से आपको फ़ायदा क्या होता है कि जैसे जब आप यंग ओल्डर एज में जाते हैं, जब आप बुजुर्ग होते हैं, होता क्या है कि आपके सारे सेंसेस कम होना शुरू हो जाते हैं, आपके ऑर्गन्स वीक होते हैं, मोटर आपका कंट्रोल और ये एग्जैक्टली। और मैंने देखा है कि बेचारे बहुत सारे तो गिर, अक्सर बसा औकात चलते हुए भी गिर जाते हैं, तो इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फोकस आउट ही आता है उसका। तो इनसे एक जो टांग वाला होता है, इनसे फायदा क्या होता है, एक तो आपके मसल्स स्ट्रांग होते हैं, दूसरा आपका ब्रेन एक्चुअली वो काम कर रहा होता है, ज्यादा फोकस कर रहा होता है। डायमेंशिया से बच सकते हैं इससे, तो डायमेंशन से बच सकते हैं। आपको दूसरा क्या होता है कि आपको जो लोगों को भूलने की बीमारी हो जाती है या इस तरह का होता है कि उनका फोकस आउट हो जाता है। अब वो क्या होता है, जब बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो चलते चलते गिर जाते हैं, बिल्कुल उसको बैलेंस करने के लिए इस तरह के पोस्चर्स फायदा होते हैं। और ये आप ये नहीं कि आप बुढ़ापे में करें, जो लोग अभी यंग है तो वो भी कर सकते हैं। चले जी, जितने भी लोग हमें देखने चले जनाब, हो जाए शुरू, क्योंकि हमारे योगी मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, पहला हमें क्या पोस्चर अपनाना चाहिए और वो कितना देखें, अब इसमें पहला पोस्चर मैं बताऊंगा, स्टैंडिंग पोस्चर होता है। ये हम बेसिक स्टार्ट करते हैं, ये माउंटेन पोज होता है, ठीक है। अक्सर लोगों को लगता है कि यार ये हम मुश्किल है, लेकिन क्योंकि आपका मैंने पहले ही बताया था कि आपको इसमें आपका पूरा ब्लड फ्लो जो है ना, वो पूरा फ्लो इजी फ्लो कर रहा था, आपके ब्रेन को ऑक्सीजन जारी होती है, आपके टोस तक जारी होती है ऑक्सीजन। अब आपने फोकस कैसे करना है, ये तो हो गया आपका बेसिक पोस्चर। इसमें आप पहला एक पोस्चर होता है जिसको हम कहते हैं ट्री पोज। ट्री पोज, ठीक है। ये इसको आपने बैलेंस, अगर लोगों से अक्सर यार मुश्किल है ये, तो आप अपनी शिन के ऊपर भी रख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये आपका अलाइनमेंट है। आपने फोकस, अच्छा इसमें क्या करना है, आप 2-3 पोस्चर होते हैं, ठीक है, सीधा अब ये आपने क्या करना है, अपनी बॉडी को जमीन की ग्रेविटी से आप मैच कर रहे हैं, ओके, ठीक है। आप थोड़ा थोड़ा बॉम्बल होंगे, हाँ। तो आपने बैलेंस क्या करना है, कोशिश ये करें कि आप एक जगह फोकस रखें, इधर उधर ना देखें, हाँ। ताकि आपकी बॉडी कोशिश करेंगे सामने वाली दीवार को देखते रहे मुसलसल। हाँ, ये भी हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा आप एक्सपर्ट हो जाए तो आप आंखें ही बंद कर सकते हैं या अपना हाथ भी पीछे ले आ सकते हैं, अगर आप थोड़े से अच्छा करना, उससे मजीद कोर में आप जान डालते हैं। एग्जैक्टली, ये आपने राइट लेफ्ट दोनों तरफ करना होता है, क्योंकि आपका दोनों लेफ्ट और राइट ब्रेन दोनों फिर वर्क कर रहा होगा। अच्छा, ये तो हो गया जिसे हम ट्री पोज। इसमें हम कहते हैं एक और होता है चेयर पोज, वन लेगेड। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, हाँ। लेकिन आप करेंगे तो हो जाएगा, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आपने किया, ठीक है, हाँ। और आपने इसमें ऐसे बैठ गया, इसमें आप ऐसे ही फोकस कर सकते हैं। ये स्क्वाट से मिलता जुलता है। एग्जैक्टली, एक चेयर पोज, एक स्क्वाट। स्क्वाट में तो आपसे कहते हैं अब ये सिंगल हो गया, ठीक है। वही चीज हो गई आपकी, कोर भी हो गया आपकी। और ये कितनी देर तक करना है? 30 सेकंड्स तो मिनिमम है। स्टार्ट करें 10 सेकंड से, जैसे जैसे आपको स्ट्रेंथ आती जाएगी, आपको खुद ब खुद फोकस भी आपका बढ़ जाएगा और आपके अंदर खुद आपको फील होगा डिफरेंस। सही। तो चेयर पोज के अलावा ये जो चेयर पोज है, ये आपको कैसे हेल्प करता है? ठीक है, मतलब ये समझ में आता है कि आपकी जो, ठीक है, कोर आपको स्ट्रॉन्ग करिए, आपकी बैक मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग करिए, ये लेग्स हो गई, ठीक है। बेसिक तो आपकी लेग्स पे सारा पड़ रहा है, उसके साथ साथ अब ये चीज अगर मैं ऐसे करके बैठूं, आपके शिन सारी वो एग्जैक्टली कवर कर रहा है। अब ये मेरी हिप्स हो गए, जिससे हम हैमस्ट्रिंग सब कुछ, टोर्स हो गए, ठीक है। आपकी ये हो गई, आपका क्या कहते हैं, बेली हो गई आपका, ठीक है, हैमस्ट्रिंग हो गए, क्वाड हो गए, आपके शिन्स हो गए। अब मुझे इसको बैलेंस भी तो करना है ना, मैं चेयर पे तो नहीं हूँ, मेरे ब्रेन को नर्वस सिस्टम मेरा एंगेज हो रहा है, नर्वस सिस्टम को बैलेंस देना है, गिरना नहीं है, ठीक है। तो आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बढ़ रहा है, सही, बिल्कुल। आपके ब्रेन को सिग्नल्स जा रहे हैं। मुनव्वर, आई एम श्योर ये जो हमारे मैट्रिक के बच्चे इतनी जो माशाल्लाह से चीटिंग कर रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। तो अगर इन मैट्रिक में भी अगर बच्चों को हम ये योगा करना सिखा दे, तो आई एम श्योर उनका फोकस भी अच्छा हो जाए, उनकी लर्निंग प्रोसेस क्योंकि तेज हो जाता है इससे। बिल्कुल आता है, तो चीटिंग के नए तरीके अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जापान के अंदर स्कूल्स में मेडिटेशन को 20 मिनट्स या 5 मिनट्स क्लास से पहले उन्होंने इसीलिए कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे फोकस रहे। आजकल जैसे
सॉरी टू से कि जो आइस का जो यूनिवर्सिटीज में फैल गई है कि जी आपका फोकस बढ़ेगा, आपको पढ़ाई नींद में नहीं concentration आएगी। होगी। एग्जैक्टली तो योगा से आपको ये सारी चीज़ें हेल्प आउट होंगी। आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बेहतर है, दूसरा मेंटल हेल्थ के लिए भी। सही। और जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि आप पढ़ाई के दौरान बैठ रहे हैं तो हमें वो फोकस नहीं हो पा रहा या बाबा मुसलसल बैठते हैं, मेमोरी हाँ, एक्चुअली आपकी इंक्रीज करता है। तो योगा के एक बेनिफिट्स नहीं है, मैं कहता हूँ फिजिकल नहीं, आपका मेंटल भी, आपका स्पिरिचुअल भी है। चले हम आगे तीसरे पोस्टर की तरफ ठीक जाते हैं है। अपने। अच्छा ये दो हो गए जो हम कर सकते हैं। अच्छा दोनों का Three हो गया और आपने दूसरा बेसिक वाला से स्टार्ट Three हो करके गया। आपने करें। ठीक है। एक होता है वॉरियर 3, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, एडवांस है, लेकिन इसमें आप ना क्या कर सकते हैं कि आप दीवार के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, डांसर्स को आप हेल्प आउट भी कर सकते हैं। अब ये होता है वॉरियर 3 ऐसे है, ठीक है, इसमें आप अपनी नी को बेंड कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये वाला मुश्किल हो तो और ठीक ये, है। हाँ, ये हाँ। देखिए, इसमें ये ऐसे ठीक कर। अब है। ये वन लेगेड ही है, हाँ। ठीक है, अगर आप थोड़ा से एक्सपर्ट हो गए तो आपने स्ट्रेट कर लिया, ठीक है, और हम ये तो आपका 90 एंगल पे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो आप वो नी बेंड कर बस, सकते हैं, exactly, उसको ये हो सपोर्ट सकता है। करने और के इससे लिए। क्या फायदा होता है? देखिए सिर्फ सब में यही balance- फायदा है, आपकी balance। बैलेंस ओवरऑल फायदा हो रहा है, आपकी लेग्स को भी स्ट्रेंथ मिल रही है, आपकी कोर, क्योंकि आपने बैलेंस करना है ना, तो सिर्फ आप टांग से नहीं कर रहे हैं, आपकी ये चीज भी आपने पूरी बॉडी के इक्विलिब्रियम में लेके आना है ताकि आप गिरे ना। उसको बैलेंस करने के लिए आपका ब्रेन से लेके ना आपके सारे मसल्स, आपके जितने भी ऑर्गन हैं, सब वेल involved कोऑर्डिनेटेड होंगे। हमने ट्री कर लिया, हमने सिटिंग चेयर पोस्टर भी कर लिया, हमने वॉरियर पोस्टर भी कर लिया, और हम चौथा क्या करने जा रहे हैं? अब हम कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम डांसर्स पोज। ओके। इजी वाला मैं वैसे आपको बता देता हूँ, एक और भी है लेकिन ये बड़ा इजी से होता है। इसमें आपने ये यहाँ से पकड़ा, ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तो ये आप काउंट कर हाँ, लें, stretching भी ठीक ठीक है, है, हाँ। इसको आप ऐसे लेके जाएं और बैलेंस करके ये हो गया, ओह, ठीक है। अभी इसमें भी यही देखें, नी आप हल्की सी बैंड करें ताकि आपका बैलेंस आउट हो। बैलेंस आउट। ये डांसर्स को इसमें आप दीवार का दीवार सहारा का भी भी ले सकते हैं सहारा ले अगर सकते आपको लग रहा है। एक और लास्ट पोज बताता हूँ जल्दी से, इसको हम कहते हैं हाफ मून पोज। अच्छा ये बेसिकली होता क्या है, ये भी वही वन लेगेड है। यहाँ पे आप ना ब्लॉक यूज कर सकते हैं इसको पकड़ के, ये हो गया आपका, ये आपकी बॉडी वन लाइन में आ गई, ओके ओके, ठीक है। ये आपने दोनों साइड पे करना है, ये हाफ मून पोज कराता है। अब ये डिफरेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया था योगीज क्या करते थे कि वो जंगलों में चले जाते थे, तो ये सारे जो पोजेज आप देखेंगे ना, या तो ये जानवरों से रिलेटेड मिलेंगे या नेचर से रिलेटेड मिलेंगे। अच्छा तभी ये रीजन हम देखते हैं कि हम किसी जानवर के पोस्चर में कोई मसला नहीं देखते, बट हाँ ऑफ कोर्स हम इंसानों के पोस्चर में मसला देखते हैं। एक तो बिकॉज हम स्लाउच बहुत ज्यादा करते हैं, हमारी आदत है, कद जरा लंबा और लोग भी बातें करते हैं, तो मैं भी जैसे स्लाउच करने की प्रॉब्लम होती है। और हर वक्त अगर स्लाउच ना करे तो जो हमारे हाथों में बटेरे आ गए ना गैजेट्स के नाम पे, तो हम उनमें भी देख के तुम्हारा पूरा पोस्चर आउट हो गया हुआ है। देखें जो लोग ऑफिस में काम कर रहे थे 9 to 5 या जो आजकल गैजेट्स आ गए घर में, तो हम लोगों का पोस्चर ऐसा ही हो गया है। और आपके शोल्डर्स भी आपके राउंड हो गए। ये नहीं कि आपका कद लंबा है, जो आजकल जो लोग नॉर्मल करते हैं या छोटे करते हैं वो भी यूज कर करके आप देखें लोगों की जो चलने में या खड़े होने के साइड में ना ऐसे शोल्डर्स हो गए। ये पोस्चर इस तरीके से आपको एक तो फिजिकली भी करेंगे, दूसरा आपके चलने का स्टाइल और आपके ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि जी ऐसे खड़े हो गए, यूं हो गए, ये आपको स्ट्रेट करेंगे आपकी स्पाइन को। प्रिसाइसली इसके लिए वन लेगेड के अलावा कोई पोस्चर ठीक करने के लिए कोई आपके पास आसन है इसके? देखिए वो तो फिर एक अलग एक पूरा है कि जिसमें आपके ये शोल्डर्स, ठीक है, आपके आर्म्स, ये सारा एक अलग एक चले, we'll have to do it अगर हम next time। स्टार्ट करेंगे हाँ। ना तो ये एक पूरा अलग सेगमेंट है। चले हम ये नेक्स्ट करेंगे, बट क्विकली मैं चाहूंगी रीकैप दे दीजिए। पहला आपका था ट्री पोज करके दिखा दीजिए। ट्री पोज जरा Tree pose, ठीक है। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। पहला, दूसरा हो गया चेयर पोज, ये राइट लेफ्ट दोनों करने हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। देन वॉरियर था तीसरा हमारा, हो गया वॉरियर, ये वाला ऐसा हो गया, ठीक है। ठीक है। देन वी हैड डांसिंग वन, डांसिंग वन ये वाला इजी, और सबसे आखिर में हमारा था जो जमीन के ऊपर ब्लॉक के ऊपर आपने हाथ रख के करना था, जिसमें आपकी पूरी बॉडी एक लाइन में आ हाथ जाती होगा है। सामने, हाफ मून हाँ ये, और फुल ब्लड इन मून वो आपको पूरा फिर सर के बल खड़ा होना पड़ेगा। चले बस ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। इसके लिए हमारे पूरा रिचुअल होगा। सैयद मुनव्वर हसन हमारे साथ मौजूद थे, और अब जनाब हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जानिब, और मुझे पूरा उम्मीद है क्योंकि जितने उतावले अशफाक हो रहे हैं ये ब्रेक में तमाम पोजेस यहाँ पे जी रिपीट जी होंगे। दूसरे वाले ब्रेक आप के जाइए बाद ब्रेक। चलिए जी, वेलकम बैक टू आवर शो। और एक अहम तरीन मामला जिस पे हम बात करने जा रहे हैं जो कि बड़ा कंसर्निंग है, वो है जनाब नादरा के जरिए जो शनाख्ती कार्ड बनवाए जाते हैं। और आजकल तो जनाब स्मार्ट कार्ड्स भी बनाए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ CNIC जो हमारे बन रहे हैं कंप्यूटराइज्ड, उसमें हमें ये लगता था कि हम बड़े महफूज अपने आप को तस्वुर करते हैं और हमारा डेटाबेस जो है वो बड़ा सेफ है, लेकिन ऐसा नहीं था। और FIA की जानिब से कार्रवाई की गई है सिंध में,
और जनाब ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो कि डायरेक्टर लेवल पर थे, एफआईए के अहलकार थे, और वो मिलिटेंट्स को उनकी जानिब से और अफगान नेशनल्स को और मुख्तलिफ लोगों को उनकी जानिब से, इवन ये कि भारतीय शहरियों को भी पाकिस्तान के CNIC जारी किए गए। मसला ये है कि जाली शनाख्ती कार्ड बनाए जा रहे थे और फिर हमने देखा कि जी नादरा के इंचार्ज नूर मोहम्मद भिमरो को, जिनका ताल्लुक उमरकोट से, उनको गिरफ्तार किया गया। नूर मोहम्मद पर कराची में तैनाती के दौरान जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का इल्जाम है। इस केस में डिप्टी डायरेक्टर नादरा और असिस्टेंट डायरेक्टर समेत कई मुलजमान ऑलरेडी जो है वो अरेस्टेड हैं। और गुज़िश्ता दिनों डायरेक्टर FIA सिंध जोन 1 आमिर फारूकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ किया था कि नादरा से कलदम TTP और अलकायदा के दहशतगर्दों का कार्ड बनवा कर दिए गए हैं और भारतीय शहरी इमरान अली का शनाख्ती कार्ड भी बनाया गया जो सफूरा हमले में मुलव्विस है। इस हवाले से उनका क्या कहना था, पहले आपको सुनवाते हैं। नादरा के डेटाबेस के NDS और TTP उन्होंने अपने लोगों को इंट्रोड्यूस कराया, शनाख्ती कार्ड एक्वायर किए और उनकी शनाख्त को चेंज किया गया ताकि फिर जो उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ यहाँ पाकिस्तान में मुल्क के अंदर करनी थी वो उसको जारी रख सकें। अलकायदा के ऑपरेटिव्स उन्होंने यहाँ पे सिस्टम से इनकी इस लालच की वजह से फ़ायदा उठाते हुए अपने शनाख्ती कार्ड बनवाए, अपने लोगों के शनाख्ती कार्ड बनवाए। इंडियन नेशनल इमरान अली, उसका शनाख्ती कार्ड बनवाया गया और वो शख्स बाद में सफूरा गोट इंसिडेंट में उसकी इन्वॉल्वमेंट पाई गई। जो चाइनीज़ कॉन्सुलेट अटैक हुआ था उसके अंदर जो लोग आए थे वो नादरा के डेटाबेस से ही पकड़े गए, लेकिन उनकी असल शनाख्त जो है वो तब्दील हो चुकी थी। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये वाक़या पेश आया है और इसके अंदर कहा जा रहा है कि 40 लाख यानी कि 4 मिलियन के करीब का नंबर कहा जा रहा है कि जो ID कार्ड्स बनाए गए हैं वो गलत लोगों के हाथ गए हैं। यानी कि ये एक तो होता है जाली शनाख्ती कार्ड, यानी कि जिसको कोई दूसरे ग्रुप या दूसरे किसी अदारे की जानिब से बनाए जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा जो है वो नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानिब से अगर कोई जारी किए गए हैं, फिर उनको ब्लॉक कैसे किया जाएगा, बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा। बिल्कुल जी, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद है। सलमान, ये बताएगा कि जाली शनाख्ती कार्ड बनाने के केस की तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है, कितनी गिरफ्तारियां अमल में आई हैं अभी तक? कराची से गिरफ्तारियों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, FIA इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से जो कार्रवाइयाँ करी थी, अब उसका सिलसिला कराची से बाहर तक अंदरूनी सिंध तक फैला दिया गया है। उमरकोट से एक आला अफसर को गिरफ्तार किया गया। नादरा का ये आला रैंक का अफसर पहले कराची में भी तैनात रहा था, उमरकोट में ये उमरकोट के इसके पास चार्ज था, उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जो तहकीकात की FIA को उसमें शामिल किया तो कई ऐसे अफसरान के नाम भी शामिल आए हैं जो इसमें बाकायदा तौर पर ना सिर्फ जाली शनाख्ती कार्ड बनाने बल्कि रिकॉर्ड टैंपरिंग, अगर कोई दहशतगर्द होता तो सिर्फ रिश्वत लेकर चंद लाख रकम लेकर इनका नाम तब्दील कर दिया जाता था। इनको अगर कोई शख्स मर गया है तो उनके बच्चों को पैसे देकर जाली शनाख्ती कार्ड इस तरह बनाया जाता है, उसकी फैमिली ट्री के अंदर उन अफराद को शामिल कर दिया जाता था। फैमिली ट्री में अगर वालिदैन मर गए तो उनके बच्चों को रिश्वत देकर किसी भी कालाधन तंजीम के कारणेदा किसी भी गैर मुल्की को उसमें शामिल कर दिया जाता था। रिश्वत का एक इतना ज़्यादा बाजार इन्होंने सरगर्म कर रखा था। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तानी की बदनामी और दहशतगर्दी कई वारदातें ऐसी हुई जो जिसमें जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुआ। मैं आपको सिर्फ 2 वारदातों का तबसरा करूंगा। सानिया सफूरा और कराची पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सानिया था, इसमें एक मुलजिम इस्तेमाल हुआ, इमरान इसका नाम था। ये असल में भारतीय शहरी था, AQIS का ताल्लुक था, लेकिन इसका भी जाली शनाख्ती कार्ड बनाया गया नादरा के जरिए। और अहम बात यह है कि पाकिस्तान में नहीं, ये मरा जाके अफगानिस्तान में कार्रवाई के दौरान ये वहाँ मारा गया। इसी तरह चाइनीज़ कॉन्सुलेट पे जो हमला हुआ था वहाँ पे भी जो दहशतगर्दों ने कार्रवाइयाँ की, उनके जो शनाख्ती कार्ड निकले तो वहाँ पे भी एक बात सामने आई कि इनका रिकॉर्ड टेम्पर किया गया था और इनके असल आइडेंटिफिकेशन छुपाने के लिए इन्होंने नादरा की रिकॉर्ड टेम्परिंग की हुई थी। सबसे अहम बात यह है कि कई अहम जो अफराद जिन्होंने नादरा से जाली शनाख्ती कार्ड बनाए, उसमें किसी भी कौमियत से ताल्लुक हो, किसी भी एजेंसी के हो या कोई भी कलंदन तंजीम के कारिंदो हो, वो अब बैनुल अक़वामी ममालिक में सफ़र को भी जा चुके हैं। कई ऐसे हैं जिनको अब जो ट्रेस नहीं कर पा रही एजेंसीज FIA, अब जो काफ़ी बड़ी तादाद में जाली शनाख्ती कार्ड बना दिए गए, इन 5 से 10 सालों के दौरान उनको ट्रेस करने का किया जा रहा है। किन किन के अफराद के बनाए गए, कौन से सरकारी अफसरान इनमें मुलव्विस थे, कौन से एजेंट्स इसमें मुलव्विस थे, उनके खिलाफ एक भरपूर लिस्ट तो बना ली गई है। अब उनके खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज शुरू कर दें। अच्छा, अब ये बता दीजिएगा कि ये जो दाली दस्तावेजात हैं उन पर कितने शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं, क्योंकि कुछ तो नंबर एक वेग सा फिगर आया 40 लाख का, तो उसके अंदर लोगों की तफसीलात सामने आई हैं, किसने अटेस्ट किया उनको, किस तरीके से मुलाजमतें क्या उन्होंने अगर हासिल की हैं सरकारी, तो कहाँ कहाँ वो तैनात रहे हैं ऐसे लोग? देखिए, जाली शनाख्ती कार्ड पर सरकारी नौकरियां मुख्तलिफ अहम दफातर में भी इन लोगों ने हासिल कर रखी हैं।
कई ये इंकशाफ हुआ है अब होने वाली तहकीकात में। अहम बात ये बताऊं कि 2 एजेंसीज जिसमें NDS और TTP, इन्होंने अपने कारिंदे नादरा के जाली शनाख्ती कार्ड के ज़रिए नादरा के दफातर में लगवाए और उसके बाद एक धड़ाधड़ जाली शनाख्ती कार्ड बनाने का सिलसिले का आगाज़ हुआ। जिन अफराद के 8 से 10 सालों के दौरान जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए वो निजी नौकरियों पे तो हैं ही, सरकारी ओहदों पर भी फायज हैं। उनका घेरा तंग करने के लिए भी एक बाकायदा लिस्ट मुरतब कर ली गई है और उनका घेरा तंग करने के लिए आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। सलमान लोधी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि किस तरीके से ये काम कुछ किए गए हैं, कि कितनी बड़ी तादाद में, क्योंकि अशफाक आपने बड़ा अच्छा सवाल यहाँ पे पूछा कि बीच इसको टेस्ट किसने किया है, क्योंकि ऐसे नहीं बन जाते कार्ड। नहीं, आप अगर आईडी कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो मैंने इन मराकज़ में ये तक देखा है कि जब आप शनाख्ती कार्ड बनवाने जा रहे हैं, पासपोर्ट्स बनवाने जा रहे हैं, तो आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री यानी कि 70 साल के लोगों से पूछा जाता है कि आपका दादा का शनाख्ती कार्ड कहाँ है आपका, आप वो लेके आए, आप वेरिफिकेशन लेके आए। और यहाँ पर आप मिलिटेंट्स को बना के दे रहे हैं, CNIC और इंडियन शहरियों को, और मतलब आप नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम उठाया गया है कि इनको पकड़ा गया और जो हमारे इदारे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन लोगों से पकड़ना चाहिए और कैफरे किरदार तक पहुंचाएं जी, सख्त सजा दें। बिल्कुल जी। सर अब आगे बढ़ते हैं और आपका हम थोड़ा बहुत मूड चेंज करते हैं। तो वैसे भी यहाँ पर मौसम काफ़ी ज़रा सुहाना है, लेकिन सबसे प्यारा जिस वक्त मौसम है वो है जी बाबूसर टॉप पे। और बाबूसर टॉप में सयाहों ने डेरे जमा लिए हैं और गर्मी के सताए सयाह बर्फ से ढके छुपे पहाड़ों पर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ब्यामेर के बर्फपोश पहाड़ों पर धूप पड़ी तो वादी का हुस्न मजीद निखर गया। ब्यामेर की सर्दी और खूबसूरती का शहर मुल्क भर से सयाहों को खींच लाया। हम लोग कराची से आए हुए हैं, हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं बर्फ। यहाँ आके हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख के इधर तो नज़ारा ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत नज़ीर वादी में आ गए हैं। 13,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद बाबूसर टॉप इस इतवार भी लोगों की तफरीह का मरकज बना रहा। बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। मैं बहुत जगह पे गया हूँ, स्वाद गया हूँ, मरी गया हूँ, लेकिन उधर मजा नहीं आया जितना माशाल्लाह इधर हमें मजा आ रहा है। मुल्तान से यहाँ तक के सफर में आपको इस तरह का अच्छा एटमॉस्फेयर कहीं नहीं मिलेगा। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जुलाई में सर्दी के मारे सयाह धूप सेकते और मनपसंद खानों के मजे लेते रहे। रिवायती रक्स ने समा बांध दिया, देखने वालों ने एंजॉय किया। अच्छा जी, सयाहत तो हो रही है, कोई मास्क नजर नहीं आया, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं है। गिलगित में 37% कोरोना था, उसकी रीजन यही थी कि दूसरे इलाकों से लोग वहां पर गए थे और वहां पर इन्फेक्ट करके लोगों को आए। अब वहां से जो लोग जाएंगे वो दूसरों को इन्फेक्ट करेंगे। तो सयाहत जरूरी है, लेकिन कोई एहतियात नहीं कर रहा। ज़ाहिर तस्वीर बनवाने के लिए कोई मास्क तो नहीं लगाएगा। नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर लाइफ। तो प्लीज 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 मास्क जरूर पहने, एहतियात जरूर करें, क्योंकि आपको पता है लेमेंडा डेल्टा और पता नहीं इंडियन वेरिएंट मार्केट में आ गए। अब जरा आगे बढ़ते हैं और आपको पता है क्योंकि बकरा ईद आने वाली है और बकरा ईद से पहले हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि अपनी छतों में अपने कुर्बानी के जानवर को पालते हैं, फिर उसके बाद क्रेन की मदद से नीचे भी उतारा जाता है और ये मनाजिर देखने के लिए ना मोहल्ले क्या मतलब दूर दूर से भी लोग आते हैं। जी जनाब, तो ये चांद नवाब रिपोर्ट कर रहे थे और आपने देखा कि किस तरीके से जानवरों को उतारा जाता है और वैसे इट्स क्वाइट अनसेफ। बहुत एक हादसा भी पेश आया था। और फिर दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ पर जमा थे वो भी एहतियात ना कोरोना वायरस के हवाले से ना कुछ है। बहरहाल हम बोल सकते हैं, हमारा काम बताना ही है आपको, एहतियात आप ही कर सकते हैं। बिल्कुल, एहतियात आपने ही करनी और हम आपसे एहतियात करवाएंगे। जनाब जब वहाँ पर वक्त हो गया है आपसे इजाज़त लेने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, कोरोना से दूर रहिए। अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर,
ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।